आवाज आ रही है ना? हाँ। आप आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज का जो भी लेक्चर होने वाला है वो थायराइड के ऊपर होने वाला है। जो लास्ट वाला लेक्चर हुआ था वो पीसीओडी और पीसीओएस के ऊपर हुआ था, जिसको आप जाके श्री आर्य विश्व पेज पे आप लोग देख सकते हैं। और आज का जो भी लेक्चर होने वाला है वो है आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ थायराइड। उसका मार्गदर्शन करने के लिए फिर से हमारे साथ हैं वैद्य एला त्रिपाठी रसाल जी, और जो कि फाउंडर हैं श्री आयुर्विश्व आयुर्वेद की। तो मैम, आज हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए थायराइड के ऊपर। क्योंकि आज हम थायराइड के बारे में बात करेंगे कि थायराइड क्या होता है और ये इतना ज्यादा अभी लेडीज की प्रॉब्लम क्यों हो गई है, सारी औरतों में और आदमियों में भी ये पाया जाता है। तो थायराइड जो ग्लैंड होती है पर्टिकुलरली वो आपके यहाँ पे गले में होती है, बीच में थायराइड कार्टिलेज के बीच में बटरफ्लाई शेप की होती है ये। और इस ये क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब अंदर जो है ब्लड के अंदर इसका सिक्रीशन होता रहता है थायराइड हार्मोन्स का। थायराइड हार्मोन बनाती है और उससे सिक्रीशन होता रहता है। मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। ओके। तो थायराइड हार्मोन्स के बारे में बात करने का, थायराइड हार्मोन्स कैसे सिक्रेट होते हैं बॉडी में, इसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया में ये अभी इतना ज्यादा क्यों हो गया, हम जो है अभी इसका डे भी हमने कर दिया है कि 25 मई को जो है ये थायराइड डे घोषित किया गया है कि लोग बहुत ज्यादा इससे ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। और बेसिकली थायराइड का क्या है कि ये 5 टाइप्स के कॉमन डिजीज जो है इंडिया में है। मोर देन आई थिंक 42 मिलियन लोग हैं जो थायराइड के डिजीज के अंडर में, इसके डिसऑर्डर्स के ग्रसित हैं। जैसे हाइपोथायराइड हो गया, हाइपरथायराइड, हाइपो हो गया, फिर आयोडीन डिफिशियंसी हो गई, फिर प्रेगनेंसी में भी थायराइड हो जाता है लोगों को। तो ये सारी चीजें कैसे लिंक है सिर्फ एक थायराइड ग्लैंड से, और आपका ये कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में लोगों को अवेयर करना है, इसके बारे में हमको बात करनी है। और थायराइड का पर्टिकुलरली फंक्शन कैसे होता है उसका, कि ये काम कैसे करती है। लोगों को लगता है तो एक गले में है तो फिर हमारा वेट कैसे बढ़ रहा है और हमें मानसिक कैसे, मेंटल स्ट्रेस कैसे आ रहा है इसकी वजह से। तो ये सारी चीजें हैं। अभी अभी थायराइड कैंसर भी एक चीज है जो बहुत ज्यादा, अभी कैंसर की भी डिजीज बहुत ज्यादा इंडिया में बढ़ गई हैं। और आई थिंक 3 लाख, जब सर्वे किया गया 1994 से अभी तक में, तो पाया गया है कि 3 लाख से ज्यादा लोग, 30 लाख ऑलमोस्ट लोग जो है ये थायराइड कैंसर की वजह से भी मर रहे हैं, और इसकी डिजीज लोगों को हो रही है। और होता क्या है कि बेसिकली लोगों को सिम्टम्स जब दिखते हैं कि हाँ मेरा कभी हाइपर और हाइपो वाली कंडीशन होती है, कि इसके मेन दो ही बेसिक पता है लोगों के, कि T3 और T4 जब बढ़ जाता है, और TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब इसका ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमें क्या लगता है कि नहीं हमारा तो TSH लेवल ज्यादा बढ़ गया है, और T3 T4 नॉर्मल है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। तो अभी बात करते हैं कि होता कैसे है कि अपना ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे ये सिक्रेट होता है। हाइपोथैलेमस से थायराइड स्टिमुलेटिंग जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो सिक्रेट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास जाते हैं, और वहां पे T3 और T4 बन के फिर वापस आपकी बॉडी में, सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और लिवर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लिवर में जो है इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, मतलब T3 जो है T4 से T3 में कन्वर्ट होकर फिर पूरे बॉडी में ये चीज सर्कुलेट होती है। तो थायराइड में सिर्फ थायराइड ग्लैंड का इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं है, इसमें जो है आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स आ जाते हैं। थायराइड इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिक मेटाबॉलिक है, मतलब शरीर में जो भी पाचन हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सारी चीजों को कवर अप कर लेता है। अभी मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो रहा है, मतलब हर एक छोटी छोटी आपकी जो भी कोशिका है, जो भी सेल्स है, उसमें जो भी आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा है फैट से, पता है सबको कि ग्लूकोज जाता है, फिर फैट कन्वर्ट हुआ, फिर आपको सेल को एनर्जी मिल रही है। तो वो एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सारे के सारे जितने भी अपने सिस्टम है वो काम करना धीरे धीरे एक लैकिंग करने लगते हैं, या ओवर काम करने लगते हैं, लोगों को ठंडी लगने लगती है बहुत ज्यादा। तो ये सारी कंडीशन है कि हाइपर क्या है, हाइपो क्या है, इसमें कंडीशंस क्या होती हैं, और कैसे ये अभी इंडिया में इतना ज्यादा इसकी केसेस बढ़ गई हैं। फिर बीच में गवर्नमेंट ने प्रोग्राम भी चलाया था कि
आयोडीन के डिफिशिएंसी की वजह से कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था इंडिया गवर्नमेंट ने, ताकि लोग आयोडीन के बारे में अवेयर हों, खाने के में आयोडीन को ऐड करें। अभी आयोडीन की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बताती है, लोगों को पता है कि हम आयोडीन वाला जो है सॉल्ट खाएंगे, उसकी वजह से हमें जो आयोडाइज्ड सॉल्ट की वजह से मिल जाएगा। लेकिन खाने का भी कुछ लोगों का तरीका होता है, अब जैसे कि वो खाना एक बेसिकली जब जितनी भी लेडीज घर में बनाती हैं भी करती हैं, तो वो जो है आपके जो नमक को वो पहले ही ऐड कर देती है, तो आयोडीन जो है वो वेपराइज हो जाता है और आपके खाने जो नमक से है जो आयोडीन है वो वेपर आउट हो जाता है और आपके खाने के जो सॉल्ट में जो आपको आयोडीन चाहिए होता है वो वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और इस वजह से आयोडीन डिफिशिएंट हो जाते हैं लोग। और ये बात लोगों को अमूमन पता नहीं होती है, उनको लगता है कि नमक अपने हिसाब से कम ज्यादा करेंगे और खाने के बीच में जैसे जितना ज्यादा आप खाने को पकाएंगे उतनी ज्यादा हीट होगी और फिर आयोडीन का जो बॉन्ड है वो टूट के फिर वो वेपराइज मतलब वो उड़ जाएगा, हवा में चला जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। तो जो नमक का खाने का तत्व था वो हमने पहले वहां खत्म कर दिया। तो एक ये बेसिक सबसे छोटी और सबसे बड़ी गलती हो जाती है यहाँ पे लोगों की, जिसकी वजह से उनको थायराइड की डिजीज हो जाती है और इसकी वजह से डिसबैलेंस हो जाता है। अभी आयोडीन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आयोडीन की वजह से क्या होता है, आयोडीन की वजह से जो थायराइड हार्मोन बनते हैं और जो ट्रायोसिन करके एक मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन होता है जो थायरोग्लोबिन का काम करता है, बॉन्ड होता है उससे बनता है। थायरोग्लोबिन एक प्रोटीन ही है, ये बॉडी में एक प्रोटीन है जिसके अंदर से जब है आपको हेल्प आउट होगी आयोडीन से ये मिलेगा, उसके बाद से जो है थायराइड हार्मोन T3 T4 को बनाएगा। अगर यहाँ पे ये प्रोटीन लैक कर रहा है, आपका आयोडीन लैक कर रहा है, तो ये जो है आपको थायराइड हार्मोन को बनने में हेल्प ही नहीं करेगी। ट्रायोसिन नाम का जो प्रोटीन है, जो ट्रायोसिन क्या होता है, मैं यहाँ पे ये ट्रायोसिन का नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि लोगों को क्या लगता है T3 T4 कोई अलग सी चीज होगी। जब आप उसके एकदम बेसिक में जाएंगे तो T3 T4 क्या है, ट्राआइडोथायरोन थायरोक्सिन नाम की चीज क्या है, इसका बेसिक क्या है कि ये आयोडीन से बनी है। ट्रायोसिन क्या है, ये एक अमाइनो एसिड है। फिर ये अमाइनो एसिड कहाँ से आ रहा है, तो जो भी खाना खा रहे हैं आप, इसेंशियल अमाइनो एसिड लोगों को पता है कि विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, ये सारी चीजें जो आप खाने से खाते हैं वो पचाता है, उससे प्रोटीन बनता है, उससे आपके अमाइनो एसिड्स बनते हैं। इसलिए खाने का इतना यहाँ पे रिलेशन आ जाता है। और थायराइड हार्मोन ना सिर्फ ये ग्लैंड की डिजीज समझ के ओवरऑल हेल्थ बॉडी सिस्टम को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन शक्ति को जो हैम्पर करती है, उसके बाद से सारी चीजें लैक करने लगती है। तो मैं ये बता रही थी कि ट्रायोसिन क्या था, वो प्रोटीन कैसे बन रहा है। अभी अमाइनो एसिड्स जो है लोग आर्टिफिशियली, अभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मॉडर्न क्या देते हैं कि आर्टिफिशियली जो है थायरो नाम के जो है थायरोक्सिन की जो टैबलेट है वो स्टार्ट कर देते हैं। अभी हमारे इंडिया में जो है ये, इस पे भी हम आएंगे, पहले ज्यादा केसेस किस चीज की होती हैं वो देखते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की केस से ज्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म की केस होती है। अभी हाइपो में क्या होता है, मतलब हाइपो हो गया, मतलब उसमें क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी से जो है वो लैक कर रही हो तो TSH को बार बार स्टिमुलेट करेगी और भी ज्यादा हार्मोन सिक्रेट हो आपके ब्रेन से, और उसकी वजह से आपका बेसल मेटाबॉलिक मतलब बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, ठंडी लगती है, वेट गेन होता है, पफी आइज हो जाती है, समटाइम बाल स्किन ड्राई पड़ने लगती है, वो सारे मल्टीपल डाइजेस्टिव कॉन्स्टिपेशन कभी कभी होने लगता है। किसी को मतलब ऑपोजिट है, अगर उसको किसी को कोई चीज बढ़ी हुई लग रही है तो मतलब वो हाइपर में हो गया, और कोई चीज कम लग रही है, मतलब अगर आपका वेट एकदम ही कम होता जा रहा है तो मतलब जो चीज आपका मेटाबॉलिज्म धीरे चलना चाहिए, एक मीडियम आपके रेगुलर आपके मेटाबॉलिक बैलेंस करते हुए चला, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो आपका वेट लॉस होता चला जाता है। वहां पे आपके जो शुगर है, जो फैट, मेटाबॉलिज्म, वो सब कुछ धीरे धीरे जो सिक्रेट आउट होता जाता है, बॉडी को वो चीज लगती ही नहीं है अपने अंदर। तो थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड जो है जो ब्रेन से स्टिमुलेट होता है। अभी मैं इसकी साइकिल बताऊंगी कि हाइपोथायराइडिज्म का तो ये सारे केसेस हो गए कि लेसर कैसे हुआ और हाइपो और हाइपर में क्या होता है, पर बेसिक आदमी को समझने के लिए चाहिए कि कैसे इसमें मानसिक, शारीरिक और मानसिक हम बाद में लेंगे, लेकिन कैसे बॉडी और नर्वस सिस्टम और कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इतना रिलेटेड क्यों है इसमें। अभी क्या होता है कि जैसे आप एक रेस देखते हैं किसी किसी का, कि ओलंपिक में रेस रहते हैं रेस के अंदर, और उसमें कनेक्टेड चेन होती है कि एक कोई करेगी जो उसके अंदर फ्लैग होगा वो दूसरे को पास करेगा, दूसरे से वो तीसरे को पास होगी। वैसे ही आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन है वो आगे जो जाके दूसरे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो नेक्स्ट बंदा हो गया, उसको देते हैं कि ये आगे पास करो। तो वैसे हार्मोन जो है धीरे धीरे पास ऑन होते हुए पूरी बॉडी में सिक्रेट होता है और लिवर में चलती है। तो पहला पहला स्टेप क्या था अपना, हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ हार्मोन वो पिट्यूटरी के ग्लैंड के पास गया, तो पिट्यूटरी को ऑर्डर दिया, तो पिट्यूटरी को चीज समझ में आई कि चलो मुझे नेक्स्ट ये आगे चीज लेके जानी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर है जो है चीज वो आगे बढ़ के आपके फिर थायराइड ग्लैंड में आती है, थायराइड ग्लैंड से फिर T3 और T4 रिलीज होता है। अब T3 T4 इतना इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि बेसिक जो प्रोटीन है, जो मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, बाकी आपको सेल को एनर्जी प्रोवाइड, एकदम छोटी सी कोशिका है उसमें, उसमें भी तो फंक्शन चलते रहते हैं अपने, वो एंजाइम्स जो भी RNA
पॉलीमरेज एंजाइम जितनी भी है वो T3 T4 उसको हेल्प करती है। तो कोशिका की छोटी से छोटी जो प्रक्रिया आपकी चल रही है उसको कौन हेल्प आउट कराता है, इसलिए ये चीज इतना T3 T4 इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है एकदम माइन्यूट लेवल पे। इसलिए जब इसका डिस्टर्बेंस होता है तो एकदम सिम्टम्स आने लगते हैं कि बहुत ही फटीग है, बहुत ही थकान लग रही है और ऐसे मेमोरी भी लोगों की लॉस होने लगती है। तो ये मेमोरी लॉस में और थायराइड ग्लैंड में इतना क्या रिलेशन कैसे हो गया है? क्योंकि आपकी बॉडी को जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, जो आपको ग्लूकोज मिलना चाहिए, जिसकी वजह से आपके पूरे पाचन तंत्र काम करने चाहिए, वो चीज मिल ही नहीं रही है और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी वहाँ पे हैम्पर हो जाती है। तो थायराइड ग्लैंड का अभी हम देख रहे थे कि रेस का मैंने बताया कि सर्कुलर कैसे एक राउंड रेस लग रही थी कि फर्स्ट स्टेप हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हुआ, फिर वो चीज जो है एंड आएगी लिवर पे वहां पे कन्वर्ट हो जाता है T3 और T4, उसके बाद वो ब्लड में पूरे घूमने लगते हैं। अब ब्लड में जो ये चीज अगर कम होगी तो बट ऑब्वियसली है जो पहला वो इंसान है वो उसको पता चलेगी कि कहीं से तो इसकी जो लेवल है वो लो हो रही है, तो पहले की तरफ इंडिकेट करेगा कि कुछ सपोर्ट करो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम करने लगती है कि चलो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और भी ज्यादा रिलीज करती हूँ, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, T3 T4 और भी ज्यादा ब्लड में आएगा। तो रिपोर्ट में आता क्या है, जब रिपोर्ट लेके आते हैं पेशेंट्स तो उनके TSH जो है वो बड़ा होता है और T3 T4 नॉर्मल रहता है, कभी कभी वो भी डिस्टर्ब रहती है। तो उनको क्या लगता है कि मेरा तो TSH ही बड़ा हुआ है, ये T3 T4 तो मेरा पूरा नॉर्मल है, पर ऐसा नहीं है। TSH जो है वो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए वो बॉडी में ज्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड से ज्यादा काम करवा रहा है, क्योंकि वो वहीं पे सिक्रीट होने वाली चीज है। तो फर्स्ट स्टेप से लेकर फर्स्ट बन जो अपना हाइपोथैलेमस से जो फर्स्ट बंदा था उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर वहां से अपने थायराइड ग्लैंड को उसको बोला, ऑर्डर किया, फिर लिवर में गई और लिवर से ये सारी चीज आपका लिवर कहाँ पे ब्लड का सारा फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो वो लिवर में हो रही है, लिवर में सारी चीज आपकी कन्वर्ट हो रही है, बाइल हो गया, लिपिड हो गया, सारी जो भी चीजें हैं आपकी लिवर में बनती रहती है और पूरे आपकी बॉडी में हार्ट से लेकर हर चीज में सर्कुलेट होती है। तो थायराइड हार्मोन जो है वो अपना हार्ट में भी जाता है, फिर स्किन के हर एक माइनर सेल्स में भी जाता है, फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जाता है, उसके बाद वो ब्रेन में जाएगी चीज। तो ये सारे अभी ये सारे सिस्टम इसकी वजह से हैम्पर हो गए, अगर इसका ये लेवल डिस्टर्बेंस हुआ तो ये सारी भी चीजें काम, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता है, पाचन अच्छा नहीं होता, भूख नहीं लगती किसी लोगों को, किसी किसी लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती रहती है लेकिन खाने जाते हैं तो उनको खाना नहीं जाता, फिर किसी किसी को कुछ चीजें याद नहीं आती कि मैंने चाबी यहाँ रखी थी लेकिन मैं भूल गई, या फिर कभी कभी आप उसमें जो है अभी आपके जो कैल्शियम का है, कैल्सिटोनिन नाम का भी हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, T3 T4 और कैल्सिटोनिन। तो ये कैल्शियम का लेवल भी रहता है, अभी हड्डियां कुछ लोगों की दिखने लगती है, बोलते हैं कि हमारी हड्डी दुख रही है, हमारा तो कैल्शियम लेवल कम है, इसमें T3 और थायराइड का कहाँ से रोल आएगा? तो बात वही है कि बेसिक मेटाबॉलिज्म जो आपका जो पाचन हो रहा है, जो आप बेसिक कैल्शियम कंज्यूम कर रहे हैं खाने के थ्रू, लेकिन वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही क्योंकि आपका पाचन तंत्र वहाँ पे सही नहीं है, वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सही नहीं है, इसलिए ये चीज हो रही है। उसके बाद हम चाहेंगे कि ये चीज पता कैसे लगती है, आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं, कभी कभी क्या होता है लेडीज को क्या होता है कि उनका वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, या फिर उनको चिड़चिड़ बहुत मूड स्विंग्स बहुत होने लगते हैं, कभी कभी रोने लगती हैं या फिर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, फिर वो सही भी हो जाएंगी। उसके बाद उनके बाल बहुत झड़ेगा, बाल की थिनिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, या फिर खाना खाने की इच्छा हो रही है फिर भी खाना नहीं खा रहे हैं, ऐसा होने लगता है कुछ लोगों को, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लेडीज को धीरे धीरे प्रॉब्लम होती है और फिर वो जाते हैं, फिर पीरियड्स हैम्पर भी हो जाएगा, पीरियड्स भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीसीओडी का हमने डिस्कशन किया था कि पीसीओडी भी उस कारण भी होने लगता है, क्योंकि ये हार्मोन जो है वो ओवरी में भी जाके ओव्यूलेशन के लिए हेल्प करता है। अगर ये यहाँ पे हैम्पर हो गया तो बट ऑब्वियसली जो है ब्रेन से जो सिग्नल आपके यूट्रस को ओव्यूलेशन के लिए जाना है वो भी नहीं जा पाता, मतलब अंडा जो रैप्चर होना है वो भी नहीं हो पाता है। तो T3 T4 और ये सारी साइकिल जो है वो एक एक से एक कनेक्टेड है और एक दूसरे को डिस्टर्ब करती रहती है। ये मॉडर्न का पूरा व्यू है। मॉडर्न ने भी इस चीज देखी यहाँ पे बताई है कि इंटरलिंक है, वैसे आयुर्वेद ने पूरे शरीर को है शारीरिक और मानसिक व्याधि के रूप में बताया। अब हम जाएंगे कि लिवर का क्या यहाँ पे फंक्शन है, तो लिवर में क्या होता है, हेपेटोसाइट्स की सेल्स होती है। हेपेटोसाइट्स क्या करती हैं कि वहाँ पे जितने भी अपने एंजाइम्स है, मतलब जो भी सिक्रेशन है जो खाना पचाने के लिए आपको बेसिक जो एंजाइम्स लगते हैं, केमिकल्स लगते हैं, वो सिक्रेट करता रहता है और ये बाइल के थ्रू जो है जो T3 T4 ये करके फिर इंटेस्टाइन में सिक्रेट होता है और लिवर आता है, फिर बाद में बॉडी के थ्रू बाहर आ जाती है। अभी यहाँ पे T3 और T4 का हम हाफ लाइफ भी जानना जरूरी है कि हाफ लाइफ क्यों होता है और आपको डेली डेली क्यों दवाई खाने की जरूरत है। डेली डेली आप खाली पेट जो थायरो नाम की है थायरोक्सिन जो भी टैबलेट ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग अलग अलग 12 mg की या 20 mg की या 50 mg की, जिस हिसाब से आपका इम्बैलेंस रहता है उस हिसाब से लोग देते रहते हैं आपको। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब आपका ये हैम्पर होती है लिवर की भी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी हैम्पर रहता है, मतलब लिवर का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी डिक्रीज हो जाता है वहाँ पे, और वहां से जो है आपका फैट का जो भी है ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकोज का जो कन्वर्जन होना चाहिए साइकिल का
उसको भी वहां जाके T3 T4 डिस्टर्ब करता है, उसको हेल्प ही नहीं मिलती है कि वो कन्वर्ट हो पाए। मतलब हर एक जो कोशिका है उसको माइन्यूट लेवल पे जो एक आपको फैट मेटाबॉलिज्म करना चाहिए, उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया काम करनी चाहिए कि अब मुझे एनर्जी मिली है, नेक्स्ट सेल्स को काम कराना है, तो वो ओवरऑल पूरे सेल को हैम्पर हो जाता है। मतलब एक बेसिक सेल से आपका पूरा एक ऑर्गन बना हुआ है, तो एक सेल को अगर वो चीज बेसिक उसका न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो ये पूरा जो ऑर्गन है उसकी भी जो कैपेसिटी है, उसका जो काम है वो भी लोअर डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे ये लिवर का और भी बहुत सारी चीजों में इंपॉर्टेंस है कि वहाँ पे ब्लड कन्वर्ट होता है, ब्लड वहाँ बनता है, बहुत सारी चीजें, हम जितना बोलेंगे इसके बारे में उतना ही कम है, लेकिन इन शॉर्ट में ये बेसिक दिखाना है, मुझे यहाँ पे ये बताना है कि नर्वस सिस्टम से ज्यादा लिवर को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपका, क्योंकि नर्वस सिस्टम में जो भी चीज आपकी जा रही है, जो भी आपके ब्रेन में माइक्रोन्यूट्रिएंट जा रहे हैं, जहाँ पे सेरोटोनिन है, डोपामिन है, ये सारी चीजें जो है आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपके लिवर से ही कन्वर्ट होके ही जाने वाली है। तो पहले अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो आपको थायराइड ग्लैंड और फिर नर्वस सिस्टम की बीमारी या फिर खून में या फिर स्किन में जो भी सारी चीजें दिख रही हैं वो रूल आउट नहीं होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ ग्लैंड में आर्टिफिशियली एक कोई चीज दे देते हैं, उसको वही हार्मोन दे देंगे और उसके बाद से वो लेवल है पर अगर, लेकिन लेडीज की प्रॉब्लम दूर नहीं होती। यहाँ पे हम बात ही क्यों कर रहे हैं? अगर इस एक गोली लेने की वजह से अगर लोगों का हार्मोन इतना बैलेंस हो जाता तो हम इस चीज की बात ही नहीं करते, थायराइड इतनी बड़ी कोई डिजीज ही नहीं होती। ये तो नॉर्मल सी बुखार जैसी डिजीज रहती है कि मुझे बुखार हुआ है, मैंने एक गोली खा ली, ठीक हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन डेली भी खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज जो आर्टिफिशियल है, अगर आप T3 या T4 को भी आर्टिफिशियली आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन जो है, अगर आप आर्टिफिशियली अपनी बॉडी में भेज रहे हो, तो समहाउ थायराइड ग्लैंड को तो ये लगने वाला है कि मेरा काम तो खत्म हो गया, मुझे तो कुछ काम ही नहीं करना है यहाँ पे। तो आर्टिफिशियली बॉडी डिटेक्ट भी कर लेती है उस चीज को, और आपकी एक चीज होती है कि ऑटोइम्यून डिजीज, मतलब खुद की बॉडी खुद को ही नहीं पहचानती है, फिर कोई फॉरेनर कोई ऐसी बाहर की चीज रहती है तो उसको भी समझ लेता है कि ये तो कोई बाहर की चीज है। होल्ड से कनेक्टेशन तो तो ऐसी चीज होती है कि लिवर को कैसे पता चल जाएगा और फिर थायराइड ग्लैंड को आपको कैसे पता चलेगा कि आर्टिफिशियली कैसे शरीर में ये चीज आपको काम कर रही है। फिर अगर आर्टिफिशियली हार्मोन देते भी हैं तो एक 6 महीने बाद या फिर एक साल के बाद लेडीज को फिर से वही सारी दिक्कतें जो थायराइड का TSH बढ़ने की वजह से, थायराइड हार्मोन के बढ़ने की वजह से दिक्कत हो रही है, वो फिर से होती ही रहती है उनको। या फिर बाल झड़ता रहता है, पेट नहीं ठीक रहता है, मानसिक वो थोड़े तनाव में रहती है, तो ये सारी दिक्कत जो है होती रहती है अगर वो गोली खाती है फिर भी। इसीलिए नेचुरल कि मैंने यहाँ पे ट्रायोसिन क्यों बोला, अमाइनो एसिड क्यों बोला, बेसिक क्या है, थायरोइन और आयोडीन ये बना किस चीज से, वो प्रोटीन किस चीज से बना है, क्या वो चीज आपके नेचुरल फॉर्म में भी है? नेचुरल फॉर्म में अगर मिल रही है तो वो कैसे देखेंगे हम कि नेचुरल में क्या चीज है? हम क्या करते हैं कि उसका किसी एनिमल पे टेस्ट करने लगते हैं कि एनिमल में वो हार्मोन मिल जाए और वही चीज हम जो है अपने वैसी आर्टिफिशियल कोई मेडिसिन तैयार करके ह्यूमंस में करें। पर प्लांट्स भी एक ऑलमोस्ट एक सिस्टम है, उसके मेरे अंदर भी ये चीज रहती है। तो ये आयुर्वेद का सेशन हम बाद में लेंगे, पहले मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद जो है फिर टेस्ट कराती है लेडी कि मेरी साइकिल भी बिगड़ चुकी है, मेरी स्किन भी खराब हो रही है, ड्राई पड़ रही है, अब आंखें भी वैसे कभी कभी सूख जाती हैं या फिर बहुत ज्यादा टेंशन आने लगते हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, पीरियड्स भी आपका हैम्पर हो जाता है। तो लोग बोलते रहते हैं कि थायराइड टेस्ट जो है, फिर डॉक्टर बोलता है कि अगर पीरियड्स भी यहाँ पे हैम्पर हो गया तो आप थायराइड टेस्ट कराइए। उसके बाद पता चलता है 80% जो केसेस होते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि आपका जो सिक्रेशन वो कम पड़ जाता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रीट हो रहा है वो बहुत ज्यादा वो बॉडी में भेजने लगता है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको इंडिकेट करने लगती है कि इस लेवल को बैलेंस करना है तो अभी ज्यादा इसको बढ़ाया जाए बॉडी में। तो ये यहाँ से हाइपोथायराइडिज्म की केसेस ज्यादा हो जाते हैं और हाइपर के 20% है। मेल्स में है, फीमेल्स में नहीं, बस मेल्स में नहीं होता है, फीमेल्स में ऐसा नहीं है, मेल्स में भी बहुत सारी केसेस हुई है इसकी। इसलिए इस चीज को, और ये चीज कोलेस्ट्रॉल से, हार्ट डिजीज से कितना रिलेटेड है, एक सिंपल एक थायराइड ग्लैंड ही हार्ट डिजीज को लेके चल सकता है। आपके लिवर में फैटी लिवर हो सकता है, वो नॉन एल्कोहलिक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्कोहल या कुछ कंजम्पशन के बाद ही आपको फैटी लिवर है। एकदम बेसिक है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है मतलब फैट कहीं से बढ़ रहा है, आपकी बॉडी में जो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई है वो वहां पे जाके उसकी आर्टरीज या वेन आर्टरीज में जाके कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक कर रही है। फिर वैसे ही लिवर में आ जाता है कि अपनी हेपाटिक जो भी चीज रहती है वहां पे भी अगर माइनर करेक्ट फैट जो डिपॉजिट हो जाएंगे तो वहां पे वो फैट बढ़ जाएगा और उसका समूह जो है फंक्शन है वो हैम्पर करता रहेगा। तो ये बॉडी को ट्रिगर करती रहती है और फिर इस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए पूरे एक सिस्टम को, मतलब थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड जो क्या करती है वो पूरे एक सिस्टम को नॉर्मल करने के लिए कि अब हमारा थायराइड मतलब हमारा जो लिवर है वो भी अच्छे से फंक्शन करे,
हार्ट भी अच्छे से फंक्शन करे, और इसको जो फंक्शन करवा रही है इस मेटाबॉलिज्म करने के लिए थायराइड ग्लैंड को और भी ज्यादा सिक्रेट करे और ये नॉर्मलाइज करे। लेकिन इन सब नॉर्मलाइज करने में कुछ ना कुछ जो बॉडी है अपने सिम्टम्स दिखाती रहती है, स्वेलिंग आती रहती है, लोगों को स्वेलिंग कभी जाती रहती है, सुबह उठते हैं तो स्वेलिंग रहती है ज्यादा, फिर वो जैसे काम करते हैं वो कम हो जाती है। फिर किसी किसी को लगता है कि अचानक से मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई है, पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, घबराहट हो रही है। कभी कभी लेडीज को क्या होता है, मोस्टली अमूमन कि उनको बहुत ही हीट टॉलरेंस, मतलब ऐसे रहती है बहुत ठंडी लगने लगती है उनको, किसी किसी को बहुत ऑपोजिट भी होता है, किसी को बहुत गर्म लगने लगता है। तो मतलब वाइसे वर्सा, अगर एक को बहुत कोई चीज बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, गर्म हो रहा है, भूख लग रही है, उसमें ही उल्टा ऐसा हो जाता है, किसी को ठंडी ही नहीं लग रही है, सहन नहीं हो रहा है, लूज मोशन हो जा रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन और उसके वाइसे वर्सा वाली जो चीज है वो कॉमन दो सिम्टम्स जो है पेशेंट्स में दिखते रहते हैं ऐसे करके। और इसको कम करने के लिए एक सिर्फ एक गोली से काम हो जाए थायराइड, वो बट ऑब्वियसली है जो आपका थायराइड का लेवल है वो कम हो जाता है, लेकिन बाकी जो सिस्टम्स है वो अपना धीरे धीरे काम से नहीं करते और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है। तो आपको लगता है कि मुझे हार्ट की कोई डिजीज हो गई, फिर लिवर में आ जाता है तो आपको लगता है फैटी लिवर का कुछ हो गया है। फिर आप ऐसे इंटेस्टाइन में देखते हैं मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या मेरा पाचन अच्छे से नहीं हो रहा, मुझे गैसेस हो रही है, तो उनको लगता है कि मुझे अलग से कोई इसकी डिजीज हो गई। वो ये सिंपल एक इंटरलिंक जो चेन थी उसको भूल जाते हैं कि थायराइड हार्मोन का काम ही है कि आपका सारा का सारा जो भी ए टू जेड, जो भी आपकी पाचन शक्ति है, जो भी आपका पाचन हो रहा है, फैट का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हर एक न्यूरॉन का जो काम हो रहा है, सेल्स का काम हो रहा है, उन सबको चलाने का काम करती है। अपने अपने हर एक रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में, हर एक सेल्स के बाद एक रिसेप्टर होता है जो काम करवाता रहता है कि हाँ मुझे अब ये T3 आ गया, उसको कन्वर्ट होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म होगा। तो ये सारी चीजें हो गई। अभी ये पता कैसे चलती है, तो ब्लड टेस्ट करते हैं हम जब, तो पता चलता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बढ़ा हुआ है, और कभी कभी लोगों में T3 और T4 भी डिस्टर्ब होता है, तो ये इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर अगर प्रायर अगर आप थोड़े से अवेयर हैं कि मुझे थायराइड हुआ है या नहीं हुआ, तो थायराइड की एंटीबॉडीज होती है, अगर उसका भी आप टेस्ट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप प्रोन है क्या, या फिर आपको हो सकता है क्या थायराइड का कुछ भी आपके फंक्शन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं क्या, वो चीज उससे पता चल जाती है। फिर गॉइटर भी एक चीज है कि गॉइटर घेंगा जो अमूमन नॉर्थ में बोलते हैं वो आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है। तो आयोडीन की डिफिशियंसी बच्चों में या प्रेगनेंसी में कैसे हो जाती है, ये भी चीजें बोलने लायक है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो भी फीटस आपका जो भी बेबी रहता है वूम में, वो अपना सिस्टम डेवलप नहीं किया रहता है, एक से लेकर 3 महीने तक उसको खुद को जो है ग्रोथ करने के लिए वो टोटली अपनी माँ के ऊपर डिपेंड करता है, वो मदर के ऊपर डिपेंड करता है, उसके थायराइड हार्मोन पे डिपेंड करता है। तो वहां पे वो चीज उसका फंक्शन बनता है, और प्लासेंटा के थ्रू जब सिग्नल जाता है कि उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी सेल्स की ग्रोथ के लिए चाहिए, तो बट ऑब्वियसली पिट्यूटरी ग्लैंड को भी चीज जाती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपके और भी ज्यादा थायराइड के जो हार्मोन उसको सिक्रेट करने लगती है। अगर वो कम पड़ेगा तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से बहुत सिक्रेट होगी, और फिर यहाँ पे T3 T4 है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब अपना ब्रेन जो है, अपना जो मन है, वो ब्रेन है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड वो कितना कंट्रोल कर रही, खुद को डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन जो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी है उसको नॉर्मलाइज किए रहे, T3 T4 को नॉर्मलाइज किए रहे। तो 1 से लेकर 3 महीने तक है बच्चे का खुद का ब्रेन का विकास, स्पाइनल कॉर्ड उसका जो बनना होता है वो टोटली थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। इवन जो उसके बाकी जो अवयव बनने वाले हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन जो भी बनने वाला है, उसके लिए नर्वस सिस्टम डेवलप होने वाला है, उसके लिए टोटली मदर के ऊपर, उसके थायराइड के हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही चीज होती है 3 से 5 महीने के बीच, इसीलिए टेस्ट जो है प्रायर एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि कोई भी लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका थायराइड जो है लेवल चेक करना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे जाके ये कोई बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट ना पैदा करे। कंजेनाइटल जो हम डिजीजेस बोलते हैं, फिर हार्ट डिजीज बोलते हैं, या फिर कुछ लोगों को पता है कि बच्चे के हार्ट में छेद हो गया, ये सारी जो चीजें होती है वो समूह कहीं यहाँ से लिंक होती है, क्योंकि आपने वो बेसिक जो टेस्ट था वो वहां पे किया ही नहीं कि 3 महीने में बेबी को कितना डिमांड कर रही है, और अगर वो बॉडी बढ़ा भी दे रही है तो वो कहीं ना कहीं माँ के जो सिस्टम है उसको भी हैम्पर करने वाली है, लिवर भी उसका वहां पे इफेक्ट होने वाला है, और वैसी चीज उस बेबी में भी होगी, उसका लिवर कैसा बनेगा, उसका जो ब्रेन है वो कैसा डेवलप होगा। अगर वहां पे उसको सफिशिएंट जो चीज ही नहीं मिली तो उसका ब्रेन वैसे ही बनेगा, वहां पे बुद्धि का विकास कितना होगा उसका। तो उसके विकास के लिए पूरे ओवरऑल उसकी बॉडी बनने के लिए उसका भी मेटाबॉलिज्म वैसे ही होने वाला है जैसे हमारा होने वाला है, पर उसके पास वो चीज नहीं है, तो इसलिए T3 और T4 वहां पे इम्पोर्टेंट हो जाता है रूल आउट करना। अभी थायराइड की वजह से, अभी आयोडीन और थायराइड ये सारी चीजें, आयोडीन की वजह से ये थायराइड हार्मोन बनता है, और लेडी को जो है बोला जाता है कि आप नमक का कंजम्पशन, कुछ अपना डाइट, आहार विहार ऐसा करिए जिसकी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा आयोडीन का जो है वो मात्रा मिलती रहे, और जो हार्मोन है आपके वो बॉडी में पर्टिकुलरली सिक्रेट होती रहे। और बेबी का ये भी रहता है कि 5वें महीने के बाद जब कोई लेडी होती है उसको डोज दिया जाता है, तो 5वें महीने के बाद वो उसका केपेबल हो जाता है, उसके जो ग्लैंड्स है वो डेवलप हो जाते हैं,
और वो खुद ब खुद थायराइड का जो है वो स्टिमुलेट करने लगता है। इसलिए कभी-कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी जब डिटेक्ट की जाती है तो उस टाइम टीएसएच बहुत बड़ा होता है, और कभी और जब एक 5वें महीने के बाद जब चेक किया जाता है तो जो थायराइड हार्मोन है वो कम मिलता है। तो लोगों को लगता है कि ये ठीक हो गया, ये ठीक नहीं हुआ। बेसिक ये हुआ कि बेबी ने अपना जो है अपना सिस्टम डेवलप कर लिया है, और अब उसको अपनी जो ज़रूरत है वो खुद से खुद वो कर रहा है, और इवन जो उसके स्टेम सेल्स होते हैं वो खुद माँ को भी इंडिकेट करने लगते हैं कि उसको भी हेल्प आउट करने लगते हैं। तो बेबी का जो हीलिंग है वो माँ और बच्चे दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करके वो बॉडी काम करने लगती है। तो इसलिए यहाँ पे, और अगर आपने ये टेस्ट नहीं किया तो समटाइम क्या होता है कि आईयूजीआर मतलब क्या कभी-कभी क्या होता है, बच्चे का वेट बहुत कम होता है या फिर मिसकैरेज होता है, अबॉर्शन हो जाती है, और लोगों को इसके सिम्पटम्स पता नहीं चलते। उस टाइम क्या 1 महीने पहले टेस्ट किया तो नॉर्मल हुआ, बीच का अगर आपने टेस्ट थायराइड का नहीं किया, उस टाइम अगर आपको मिसकैरेज या अबॉर्शन हो गया, तो समहाउ वहाँ पे वो जो हार्मोन थे वो कहीं न कहीं इंटरलिंक थे, वो चीज़ बढ़ी और उसका मेटाबॉलिक जो है उसका जो फंक्शन था, वो काम नहीं हुआ। इस वजह से बेबी के जो थ्रू जो उसको पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और ये चीज़ बाहर आ जाती है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन ना होने की वजह से यहाँ पे थायराइड के ना होते पीसीओडी का प्रॉब्लम हो जाती है, ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है थायराइड हार्मोन के ना काम करने से इनफर्टिलिटी या फिर मिसकैरेज, अबॉर्शन या फिर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ जो है वो बच्चे की अच्छी ना हो गई, या रिटार्डनेस, अगर बच्चा पैदा भी हो जाता है तो उसके अंदर जो है कभी-कभी आप देखते हैं कि उसका मानसिक विकास नहीं हुआ रहता है, या फिर उसके जो शरीर में जो भी चलने की प्रक्रिया है, जो फुर्ती पाई जाए उसको स्फूर्ति पाई जाए, या फिर जो एक ऊर्जा पाई होती है वो सब चीज़ें कम होती हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ़ एक पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड से इतनी चीज़ें इंटरलिंक है, और इस हार्मोन को आर्टिफिशियली भी लेने के बजाय, मतलब थायरोक्सिन या थायरोनॉर्म की जो टैबलेट लेते हैं आप, उससे काम तो हो जाता है पर वो वहाँ पे रूल आउट नहीं होती है। इसलिए आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव देखना इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। आप वो अगर कई बार क्या होता है कि थायराइड कैंसर होता है तो आप क्या करते हैं कि वहाँ पे जो है या फिर थायराइड ग्लैंड को टोटली निकाल देते हैं वहाँ से, या फिर क्या करते हैं कोई-कोई रेडिएशन के लिए जाता है, रेडिएशन के थ्रू होता है क्या, वहाँ पे वो पूरी तरीके से जला देते हैं, और वो रेडिएशन इतनी बेकार चीज़ होती है कि वहाँ के बाकी जो सेल्स है उसको भी डैमेज करने का पूरा या फिर और प्रोन कर सकती है आपको। तो थायराइड ग्लैंड को वहाँ से निकाल देना उसका कोई इलाज नहीं है। थायराइड को नॉर्मल कैसे करना है और नेचुरल कंटेंट के थ्रू कैसे करना है, आपके जो ग्लैंड है उसी को स्टिमुलस कैसे मिले, उससे वो नॉर्मलाइज़ हो जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसलिए आयुर्वेद की तरफ जाना और आयुर्वेद में इसका इलाज कैसे, इसकी अब हम बात करेंगे कि मॉडर्न का ऑलमोस्ट मतलब जो एक मैं बोलना चाहती हूँ कि अमूमन जो लोगों को पता है, अभी फैक्टर्स मेरे कुछ-कुछ रह गए, जैसे फैक्टर्स नहीं बताया मैंने, और न्यूट्रिएंट्स क्या-क्या रहते हैं और क्या आप खाएँगे जिसकी वजह से आपका थायराइड हार्मोन ये बनता है। तो मैंने बोला था कि अमाइनो एसिड होता है, ट्रायोसिन होता है, फिर ये ट्रायोसिन किससे बना है? तो वो एक अल्कलॉइड होता है बॉडी में जो कि प्लांट्स में भी पाए जाते हैं अल्कलॉइड्स। वो जो चीज़ रहती है वो आपके कैसे यहाँ पे केमिकल कंस्ट्रूएंट जो है आपका प्लांट में, वो कैसे हेल्प करेगी, ये भी दूसरा सेशन में हम बोलेंगे, अभी भी बोल रहे हैं मैं। पहले ये देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें रहती हैं जिससे कि थायरॉइड ग्लैंड जो है आपका जो है काम करना बंद कर सकता है। कभी-कभी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन रहता है, बहुत ज़्यादा अमूमन रहता है। कभी यहाँ पे इचिंग होती रहती है, या फिर कंटीन्यूअस डस्ट पार्टिकल्स के अंडर में इन्फ्लुएंस में, या पॉलन ग्रेन्स जो भी बाहर का वातावरण उसके अंडर में वो ज़्यादा रहते हैं तो हो जाता है। फिर किसी रेडिएशन के अंदर आते हैं वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्स-रेज़ के अंडर में वो आ जाते हैं, तब ऐसी चीज़ हो जाती है। फिर गॉइटरोजेंस नाम की एक चीज़ होती है, गॉइटरोजेंस क्या होता है कि वो चीज़ जो आयोडीन को बनने में हेल्प ही नहीं करती, उसको ब्रेक कर देती है उसके बॉन्ड को। जैसे कि कुछ-कुछ खाने की चीज़ें हैं, उसमें गॉइटरोजेंस पाए जाते हैं, जो आपके जो आयोडीन है उसको बनने नहीं देता, तो वहाँ से गॉइटर भी हो सकता है आपको, और उसके बाद से वो चीज़ और भी ग्रंथि के फॉर्म में बढ़ सकती है, नोडुल्स बन सकते हैं उसके। उसके बाद आपका हो जाता है कि हाइपर और हाइपो वाली तो है, प्रेगनेंसी में भी कभी-कभी इंड्यूस हो जाती है ये सारी चीज़ें। फिर आता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या-क्या इम्पोर्टेंट है थायराइड हार्मोन को बनने के लिए। तो विटामिन बी12, विटामिन बी सी, विटामिन ई, डी, ये सारी चीज़ें, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो है, सेलेनियम, मैंगनीज़, ये सारे मॉडर्न ने बताया है कि ये सारे जो कंटेंट है, जिंक, ये सब चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट होती हैं, आपके जो है न्यूट्रिएंट है जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड जो है, जो हार्मोन बनाना है वो बनना होगा। अब उसके बाद से अगर ये सारी चीज़ें आपको बॉडी में नहीं मिलेंगी तो बट ऑब्वियसली है कि इसकी वजह से जो है वो प्रॉपर जो है ग्लैंड में जो हार्मोन है वो बनने नहीं वाले, आपकी बॉडी में ही नहीं बनने वाले। ठीक है, तो ये मॉडर्न का मैंने पर्सपेक्टिव बताया। मैम आपने बहुत ही विस्तार में और बहुत ही इजी भाषा में पूरा जो भी थायराइड का मॉडर्न पर्सपेक्टिव बताया। उसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे कि इसका आयुर्वेदिक व्यू क्या होगा। ओके, अभी बात आती है कि लोग क्या सोचते हैं कि जैसे मैंने पहले भी सेशन में बोला था कि जैसे मॉडर्न में नाम है, क्या हमारे पास भी ऐसा कोई
आयुर्वेदिक में नाम है क्या, या फिर इसको बताया गया है कि आयुर्वेद में थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया गया पर्टिकुलरली, या ये सारे हार्मोन्स के बारे में बताया गया है क्या। ये सारी चीज सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है लोगों के मन में कि ऐसा सेम टू सेम जैसे इसका कोई सब्जेक्ट नाम है क्या। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आयुर्वेद में जो है इसका अलग से नाम भी है, गलगंड अपची करके सबको पता है, जितने भी आयुर्वेदिक है जो भी स्टूडेंट उनको पता है कि गलगंड और अपची नाम की व्याधि रहती है। पर ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि दोष धातु और आपका जो शरीर का मल है वही जो है मेन आपके जो है, जिसकी वजह से आपका पूरा बॉडी बना हुआ है। अगर उसमें कहीं डिस्टर्बेंस आती है तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके जाके ग्लैंड पे आपके पचन खत्म कर देती है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। दोष हमने बताया था कि वात पित्त कफ होते हैं, सप्त धातु है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी बॉडी को बना रही है, चला रही है। फिर मल हो गया, मतलब मल का मतलब आपका मल हो गया, श्वेत श्वेत हो गया, मतलब आपका जो स्वेट ग्लैंड है वो कैसे काम कर रही है। फिर आपका ये मतलब आप पुरुष जो भी आप जो फीसेस जो भी सिक्रेट कर रहे हैं या फिर मूत्र जो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कैसे आपकी बॉडी को हेमोस्टेसिस एक कंडीशन बताइए, इक्विलिब्रियम कैसे रहता है बॉडी में। तो ये सारा काम दोष धातु और शरीर। और दूसरी बात ये है कि शारीरिक और मानसिक व्याधि भी बताई गई है कि शरीर में कैसे हो रहा है, और मानस व्याधि क्या है, मन के दोष भी बताए हैं। जैसे मॉडर्न ने बताया कि रज और मतलब जो सारे हार्मोन्स हो गए, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, वैसे रज और तम दोष भी बताया गया है आयुर्वेद में। इसीलिए ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट कैसे होती है कि आयुर्वेद हम कैसे ट्रीट कैसे कर पाते हैं। बेसिक चीज है कि जो चीज नेचुरल कंटेंट अगर आयुर्वेद के पास है, जो प्लांट्स है उसमें वो सारे कंटेंट्स हैं जो आपके थायराइड जो टायरोसिन ट्रायोसिन जो भी है, जो ग्लोबिन प्रोटीन है, वो सारे को बनाने का काम करेंगे। अभी शरीर में जैसे ट्रायोसिन नाम का आयोडीन से बाइंड होता है, और ये सारी चीजें बनती कैसे हैं, ये हमने देखा है कि बेसिक जो है आयोडीन से ट्रायोसिन कंबाइन होगा फिर बनेगा। और ये आयुर्वेद में कैसे इसका इंटरलिंक है और ये उपचार हम कैसे कर पाएंगे। तो मैंने पहले ही बोला कि जैसे आपका नर्वस सिस्टम डायजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड है, वैसे पित्त धरा कला और मज्जा धरा कला ये दोनों चीजें रिलेटेड है। पित्त धरा कला क्या होगी, मज्जा धरा कला क्या होगी। पित्त धरा कला क्या होगी, वो चैनल्स है जिसके थ्रू आपके एंजाइम, आपके मेटाबॉलिक जो भी चीजें हैं, जो भी आपके ग्रहणी ग्रहणी क्या हो गया, आपका पूरा गट जो इंटेस्टाइन जो जहाँ पे आपका पाचन हो रहा है, वो सारी चीजें जो आपके ग्रहणी में आ जाती, जो वहाँ पे फूड को होल्ड करता है, धारण करता है, उसका ग्रहण करता है, फिर उसका पोषण को है हर एक चीज को डिवाइड करके माइन्यूट माइन्यूट लेवल पे फिर पहुंचाता है। अभी ये सारे जो भी एंजाइम्स हैं वो बनेंगे कैसे, फैट जो है मेटाबोलाइज कैसे होगा। तो आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक जी ने आहार परिणाम का भाव बताया हुआ है कि मतलब आहार कैसे पचता कैसे है, उसके भी सिस्टम बताइए। और ये चीज थायराइड हार्मोन को कैसे बनाती है, और थायराइड हार्मोन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें जो चीज लगने वाली है वो आपके आहार से कैसे मिलती है। और मॉडर्न ये भी बोला कि होमोसिस्टीन नाम की चीज होती है कि मतलब B12 अगर कम होगा तो थायराइड ग्लैंड भी नहीं बनेगी। तो ये आपके प्लांट्स में है क्या, ये चीज नेचुरली हम कैसे ट्रीट कर पाते हैं इस चीज को देखना है। तो पहले मैंने बताया कि दोष धातु ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट अगर ये बिगड़ते हैं तो का ओवरऑल हर एक सिस्टम बिगड़ने लगता है। और दूसरी बात है कि थायराइड को क्या सिर्फ हम ऐसा ले सकते हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर व्याधि है, थायराइड हार्मोन नहीं सिक्रेट है, यही है, नहीं ऐसा नहीं है। और आयुर्वेद में बताया गया है कि आयुर्वेद में जो है ये व्याधि संकर बताया गया, मतलब क्या है कि एक ही जो डिजीज है उसमें अलग अलग जो है दो तीन डिजीजेस जुड़ी हुई है, दो तीन जो आपके अवयव है वो जुड़े हुए हैं। अब कैसे हो गया कि कभी कभी जो लेडी होती है वो बोलती है कि मेरा पेट नहीं साफ हो रहा है, या फिर मेरी मुझे भूख नहीं लग रही है, या फिर मुझे बहुत चिड़चिड़ हो रही है, मुझे बहुत पाल्पिटेशन हृदय में कंपन जैसे महसूस हो रही है। तो वहां पे उसको पांडु के लक्षण दिखा रहे हैं, जो पांडु व्याधि पर्टिकुलर आयुर्वेद में होता है वो वहां पे पांडु के लक्षण दिखा रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको बहुत ज्यादा पेट साफ नहीं होता है और पूरा मेरा दिमाग उसमें लग रहा है, तो ये गृहिणी का पेशेंट हो गया जिसको ये पेट नहीं साफ हो रहा है और पेट की जो प्रक्रिया है जो पाचन है वो अच्छे से नहीं हो रहा, तो वो गृहिणी की डिजीज में आ गया। फिर एक वो चीज हो जाती है कि आपका कैसे हृदय में पाल्पिटेशन, तो लगता है कि हृदरोग की तरफ चले जाते हैं, वैसा नहीं। हृदरोग का कारण भी अपचनीय रहता है, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जो फैट है वो आपकी बॉडी में जाके डिपॉजिट हुआ है, उसकी वजह से आपको हृदरोग हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग रिलेटेड होती है। तो आर्टिफिशियली वैसी कोई चीज दे के आप उसको काम कराएंगे तो ये सारी जो चीजें आपका जो पाचन तंत्र है वो तो काम नहीं कर पाए। हार्मोन की जो पिल जो भी देनी है हमको, उसके वजह से ये सारे सिस्टम तो काम नहीं करेंगे। इन सारे सिस्टम को जो आप अच्छे से काम करवाएंगे, इन सारे सिस्टम का मतलब दीपन पाचन कैसे होगा, यहाँ पे जो आपका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से नहीं काम कर रहा है तो वहाँ पे दीपन और पाचन औषध देते हैं, जिसकी वजह से जो भी आपके पाचन तंत्र में जो भी सिक्रेशन हो रही है वो अच्छे से काम करे, वो आपका खाना जो अच्छे से पचे, या फिर आम अनडाइजेस्ट फूड ना रह जाए जो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो, उसके बाद से वो सारे फैट को कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए, वैसी चीज करता है।
तो दीपन पाचन वाली मेडिसिन देते हैं, व्याधि संकर फिर से की एक ही डिजीज है, एक ही नाम है, पर उसके अंदर बाकी सारे जो अवयव, बाकी जो व्याधियां कैसे रिलेटेड है, वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद इसीलिए बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग जो है हर एक प्रकृति बताता है कि प्रकृति अनुसार चिकित्सा करना, दोष धातु मल उसका अशुद्धा निद्रा सब कुछ देखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है एक बॉडी सिस्टम के हर एक व्यक्ति के अलग अलग होता है, हर एक का कोष्ठ जो है, हर एक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो अलग होता है। अगर हम बेसिक उसको ठीक करेंगे तो उससे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको डाइजेस्ट होके आपके ब्रेन सेल्स में, आपके थायराइड के ग्लैंड में जो काम करने वाली चीजें, जो न्यूट्रिएंट चाहिए आपको, B12 बोलते हैं, सेलेनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेलेनियम से जो है आपका जो है आयोडीन का जो है हार्मोन वो बनता रहता है, अगर वो कम हो जाता है तो भी यहाँ पे जो है आपको थायराइड ग्लैंड जो है अच्छे से काम नहीं करती, हार्मोन नहीं सीक्रेट करती। तो ये सारी जो सर्किल है कि न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करना है, तो आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद इसलिए बताता है कि हर एक जो भी व्याधि है उसको पर्टिकुलर उसके सिम्टम्स भी देखने हैं हमको। हम डिजीज ऐसे कोई पेशेंट अगर हमारे पास आ जाएगी तो उसको ऐसे नहीं ट्रीट करेंगे कि नहीं इसको थायराइड इसके रिपोर्ट्स में बढ़े हुए हैं, बाकी सारे लक्षण क्या है उसके ये देखना इंपॉर्टेंट है कि उसका पेट साफ होता है कि नहीं, फिर वो कितना सोचती है, उसकी बॉडी में स्वेलिंग है। अभी जैसे शोथ नाम की व्याधि यहाँ पे डिफाइन की होगी आयुर्वेद में कि अलग से एक डिजीज बताई गई, इसको कोई सिम्टम पर्टिकुलर नहीं बताई गई। हम जो मॉडर्न में जाते हैं तो बोलते हैं कि स्वेलिंग किसी से कॉम्प्लिकेशन से हो गई या आपको चोट लगने की वजह से हो गई, लेकिन शोथ की यहाँ पे चिकित्सा करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्टिकुलरली एक थायराइड की पेशेंट में ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज है कि दूसरा क्या पर्सपेक्टिव रहता है, जब भी कोई लेडी आती है या फिर आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि संतर्पण और अपतर्पण जन्य चिकित्सा, अभी संतर्पण और अपतर्पण जन्य चिकित्सा और ये थायराइड में कैसे इंपॉर्टेंट है। अभी हाइपो और हाइपर वाली चीज है, मतलब हाइपो में क्या हो रहा है, आपका बहुत वेट गेन हो रहा है तो आप संतर्पण में है, और अपतर्पण में एक ऐसी चीज है कि आपको पता ही नहीं चला, बहुत सूखते जा रहे हैं, आपको न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, तो वैसे ही संतर्पण और अपतर्पण जो है ग्रहण लंघन करके चिकित्सा बताई गई। अगर इसी में पूरा समावेश कर लेंगे, अगर डिजीज को हम सिर्फ इससे भी अगर देख लेंगे व्याधि को, अगर कोई आयुर्वेद पास पेशेंट आता है उसको संतर्पण अपतर्पण जन्य चिकित्सा के अंदर भी ले लेंगे, उसके अंदर जो व्याधियां बताई गई हैं नॉर्मली ये पहले ही बता दिया गया है, सूत्र स्थान में मतलब आपके कीवर्ड्स जो है वहीं पे पहले बता दिया गया कि आपको बड़ी से बड़ी कोई भी व्याधि हो, और ये अंडर जो है दोष धातु से ही जाने वाली, उसके बिगड़ने से होने वाली है, और संतर्पण अपतर्पण जन्य चिकित्सा करेंगे तो हाइपो हो हाइपर हो दोनों की जो है वाइस वर्सा हम उसको वहां पे ठीक कर सकते हैं, वहीं पे उसकी चिकित्सा कर देंगे। और डेली रूटीन वाली लाइफस्टाइल वाली चीजें होंगी, जैसे शोधन और शमन चिकित्सा करते हैं, तो शोधन में जो है सारा पंचकर्म से लेकर आपका बस्ती और सारी चीजें आती है। शमन चिकित्सा में क्या होता है कि आपके दीपन पाचन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करते हैं, फिर आपका ये कैसे आप व्यायाम कैसे कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल कैसे, आप ऋतुचर्या और दिनचर्या मतलब डेली रूटीन वाली चीजें कैसे फॉलो कर रहे हैं, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे हैम्पर होता है, अगर आप लेट लेट उठ रहे हैं तो वहां पे आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कितनी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड को इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया गया, क्योंकि इससे एक वर्ड बोला गया क्वीन ऑफ ग्लैंड्स है, मतलब जो है कि ये पूरी की तरह रानी है जो कंट्रोल कर रही है, आपको चला रही है सारे ग्लैंड को, और जब तक उसके हाथ में रहती है वो कमान वो सारी चीजों को नॉर्मलाइज बॉडी में करने की कोशिश करती रहती है। तो आयुर्वेद में इसके लिए संतर्पण अपतर्पण जन्य चिकित्सा में भी आती है चीजें, प्लस पांडु शोथ ग्रहणी ये सब भी रूल आउट करना बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से ये जब कोई भी वैद्य चिकित्सा करता है, जब कोई पेशेंट आता है अपने सिम्टम्स लेके आता है तो वो बोलती है कि मुझे अभी कभी कभी क्या होता है सूती का परिचर्या ना फॉलो करने से, मैंने जैसे बताया था पीसीओडी होता है, वैसे ही लोगों को सूती का परिचर्या या फिर जो प्रेगनेंसी के बाद से भी जो है थायराइड कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोनल लेवल पे जो उस लेडी को जो है वो डिस्टर्बेंस हार्मोन का डिस्टर्बेंस फील होने लगती है, तो वहां भी उसको थायराइड की गोली जो है पूरी लाइफ खानी पड़ती है। हुआ तो प्रेगनेंसी में था या प्रेगनेंसी के बाद में था, लेकिन वो पूरी लाइफ स्टाइल के लिए वो डिजीज हो गई और पूरी लाइफ उसको वो गोली खानी रहती है। तो बेसिक वहां पे उसकी पाचन शक्ति को कैसे बढ़ाना है, इसलिए पर्टिकुलर एक एक रूटीन बता गया है कि हर एक लेडी ने प्रेगनेंसी के बाद क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए जिससे उसको थायराइड या बाकी पीसीओडी जैसे कोई भी बीमारी ना हो। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप आहार कर रहन सहन कैसा कर रहे हैं, इसके हिसाब से आपको कैसे डिजीज हो रही है, खाना कैसा खा रहे हैं, पौष्टिक खाना खिलाने के पीछे लोग क्यों पड़ जाते हैं कि आपको लिवर को जो भी पाचन तंत्र है वो कितना अच्छा बनना चाहिए, आपके पेट के थ्रू ही जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो बनने हैं, वो कन्वर्ट होने और माइन्यूट लेवल पे हर एक सेल को मिलना है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम कोई लेडी चिड़चिड़ कर रही है, बहुत ज्यादा उसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसके हृदय धड़कन बढ़ी हुई, तो उसको लगेगा कि मुझे ईसीजी करवाने चली जाऊं, लेकिन अगर आप वहाँ पे पांडु की चिकित्सा कर रहे हैं तो वहाँ पे आधे आप
जो है थायराइड की उसकी चिकित्सा वैसे हो जाती है, उसके सारे सिम्पटम्स कम हो जाते हैं और उस हिसाब से वो जो भी ड्रग्स आते हैं वो मानसिक लेवल पे सिर्फ पाचन का ही काम नहीं करते, वो जो है आपके ब्रेन सेल्स पे भी काम करने वाले, ब्रेन में जो हार्मोन्स है उस पे भी काम करें। अब गृहिणी में है मतलब खाना आपने खाया है पर्टिकुलर कुछ भी खाया, वो अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि B12 होना चाहिए, सेलेनियम होना चाहिए, मिलेगा कहाँ से आपको? खाने से ही मिलने वाला है। और अगर आप खाने से वो चीज़ एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली है कि आपको यहाँ ही नहीं, थायराइड हार्मोन के नहीं, बाकी जो सिस्टम है उसका भी काम अच्छे से नहीं होने वाला। और बेसिक जो है थायराइड हार्मोन अपना यही काम करवा रहा है कि सारे भी जो भी अवयव हैं, जो भी टिश्यूज़ हैं, उसको अच्छे से पाचन करवाए, उसको एनर्जी दे दे। इसीलिए पाचन जो है इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे और वैसे ही ड्रग्स यूज़ की जाती हैं कि इसको अगर खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, तो खाने की पचने की दवाई देनी चाहिए, ना कि सिर्फ हार्मोन एक आर्टिफिशियल हार्मोन दे दिया। वो अपना शरीर खुद तैयार कर ले, तो उससे ज़्यादा कोई बेटर चिकित्सा ही नहीं होगी, अगर वो ग्लैंड अगर काम नहीं कर पा रहा है। एक कॉन्सेप्ट है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब क्या है कि जो चीज़ बहुत अच्छी है, जिससे फिट है, वो काम करती है, वो सर्वाइव करती है। पर यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अगर थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, तो आर्टिफिशियली आप कोई चीज़ दे रहे हैं उसको कि वो आगे भी चल के काम ही ना करे, वो मतलब बॉडी में ऐसे ही बैठी रहेगी चीज़, तो वो बट ऑब्वियसली वो कभी लाइफ में उठने वाली नहीं चाहिए। आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए कि आपकी बॉडी में नेचुरली कैसे हार्मोन्स बन सके और थायराइड ग्लैंड के थ्रू कैसे बन सके, पिट्यूटरी को कैसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे नॉर्मलाइज़ कर सकें, वैसी चीज़ करनी चाहिए। तो चिकित्सा में मूड स्विंग्स हो रहे हैं या फिर ये सिर्फ़ थायराइड के लक्षण ही है, सिर्फ़ इसको ऐसा नहीं करके हर एक जो सिम्पटम्स है उसको दिख रहे हैं कि वो बोल रही है कि मेरे नाखून बहुत ऐसे हड्डी नहीं ठीक से हो रही है, हड्डी टूट मतलब नाखून टूट जाते हैं, बहुत ब्रिटल हो गए हैं मेरे, बाल भी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। और कुछ लेडीज़ होती बोलती है कि वज़न कम करना बहुत मुश्किल हो गया, मतलब वो खाना तो कुछ नहीं खा रही है, इतना कुछ खाना बेसिक में जा भी नहीं रहा, फिर भी उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। मतलब वहाँ पे उनकी धातु अग्नि जो है, जो हर एक दोष जो धातु है, जो भी हमारे रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र तक जो चीज़ जाती है, उसकी हर एक डाइजेशन पावर है। अभी मेद धातु जो है, मेद धातु यहाँ पे पूरी तरीके से उसकी जो फैट का डिपॉज़िट है, मतलब मेद जो है उसको बनाना है शरीर में नॉर्मली, वो यहाँ पे पूरी तरीके से हैम्पर हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि इस चीज़ को मेद को पताना कितना है, उसकी जो अग्नि है वो पूरी कम पड़ जाती है। तो उसके आगे की जिसमें मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अस्थि का भी वहाँ पे रोल आ जाता है। अस्थि को अच्छे से अगर कैल्शियम वहाँ पे अच्छे से नहीं बनेगा, बोन मैरो में अगर आपके जो चीज़ें खून बनने की चीज़ नहीं होगी, तो ये चीज़ें कि सारी ही पूरी बॉडी इसकी वज़ह से इफ़ेक्टेड हो जाती है। तो यहाँ पे वात दोष का कितना कार्य है, फिर कफ का कैसे कार्य होता है, ऊर्ध्व जत्रु का अगर ये विकार है, मतलब ये ऊपर की डिज़ीज़ यहाँ पे अगर ये चीज़ है, तो यहाँ पे कफ दोष का विचार करना और रक्त जो है रक्त का विचार करना, रक्त धातु का विचार करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रक्त में ही सारी जो है आपकी चीज़ें जो है वो बनने वाली हैं और वो जो भी जितने भी हार्मोन है वो वहाँ से सीक्रेट होके सर्कुलेट करने वाली है, वो पूरे शरीर में जाने वाली है। तो कफ दोष से लेकर आपकी मेद धातु से लेकर आपका जो ये रक्त धातु है, वो कैसे इस चीज़ में गड़बड़ हो जाती है चीज़ और पूरी तरीके से बॉडी का जो सिस्टम है, वो पूरा यहाँ पे जो हैम्पर हो जाता है। तो लेडी जब भी आए या फिर हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं, अभी तक मैंने जितने भी आर्य-विश्व में हमने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं, वो कुछ कंप्लेंट्स लेके तब आते हैं हमारे पास, जब वो काफ़ी दिनों से दवाइयाँ तो लेते रहते हैं, T3, T4 की या फिर थायरॉक्सिन की जो भी दवाई है, उनको चलती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद वो आते हैं कि मुझे फिर से वैसे ही बाल झड़ रहा है, मेरा पेट नहीं ठीक हो रहा है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका क्या इलाज है? मुझे थायरॉइड है। वो बोलते हैं कि हमको थायरॉइड है लेकिन हमको अलग से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब उनको ये लगता है कि थायरॉइड से कोई कोरिलेशन ही नहीं है इसका, कि थायरॉइड तो ग्लैंड अपनी डिस्टर्ब है, वो मैं गोली खा रही हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पाचन नहीं हो रहा है, मेरा पेट ही नहीं साफ होता है, बहुत देर तक बैठना पड़ता है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती रहती है, कुछ-कुछ अलग से विचार आते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि मेंटली मुझे कोई डिस्टर्बेंस हो गई है क्या? लेकिन बेसिक चीज़ें मेंटली आप डिस्टर्ब नहीं है, मेंटली जो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मिलने चाहिए वही नहीं मिल रहे हैं आपके सेल्स को, तो वो काम कैसे करेगा? जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए, जो सेल अपना वहाँ पे जो कोशिका है वो काम करनी चाहिए, वही काम नहीं करती रहती। तो आप चीज़ें भूलने लगते हैं, चाबी रखी रहती है तो कभी-कभी बोलती है लेडीज़ कि मैंने गैस पे दूध रखा है पर भूल गई कि मैंने रखा था कि नहीं, फिर वो गिर गया, फिर मुझे पता ही नहीं चला। तो ये डेली जब रिपीट होने लगती है तब उसको थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस फ़ील होने लगती है कि मुझे तो लगता है कि मानसिक कुछ व्याधि हो गई है। थायरॉइड ग्लैंड की है ये नहीं सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि मुझे मानसिक कुछ हो गई है और सिर्फ़ एक सिंगल थायरॉइड ग्लैंड से इतनी सारी चीज़ें आपकी बॉडी में डिस्टर्ब हो रही है, ये चीज़ें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आप वैद्य के पास आते हैं, तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। थायरॉइड से होने वाली अलग-अलग व्याधि संकर मतलब एक से चेन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें कैसे आपको हर एक चीज़ को डिस्टर्ब कर रही है, उसको ठीक करना ज़रूरी है। आपके पाचन तंत्र को ठीक करना ज़रूरी है। आपके मानसिक मन लेवल पे जैसे मानसिक लेवल पे कैसे काम करना है, शरीर और मन पे कैसे काम करना है, ये दोनों चीज़ों को जब
ओवरऑल चिकित्सा की जाती है, तब जाके थायराइड की जो ट्रीटमेंट है वो पूरी होती है। और इसमें क्या होता है, किसी-किसी लेडी के डिपेंड करता है कि उसको कितने दिनों से हुआ है, कितना उसका डोज़ है, हार्मोन कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है। कभी-कभी रिपोर्ट्स लेके आते हैं तो वो बोलते हैं कि थायराइड की रिपोर्ट्स लेके नहीं आते। वो बोलते हैं कि बी12 बहुत कम है और कैल्शियम बहुत कम है और मेरी हड पूरी बॉडी बहुत दुख रही है। तो मैं जा जो करती हूँ, मैं विटामिन बी12 का इंजेक्शन लगवा लेती हूँ और वहाँ पे जो है मेरी ठीक हो जाएगी, फिर से मेरा दुख। लेकिन यहाँ पे थायराइड का तो टेस्ट ही नहीं करवाया, वो चीज़ की ही नहीं कि बेसिक जो है आपका बी12 जो है थायराइड हार्मोन को काम करा रहा है और वो आपकी बॉडी में चीज़ एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो रही है। तो एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी तो आप चाहे किसा कोई सा भी इंजेक्शन लगवाएँ, वो पर्टिकुलर जितने दिन बॉडी में यूज़ होना है यूज़ हो, उसके बाद वो चीज़ आपकी एक्सक्रीट आउट होगी। इसलिए हाफ लाइफ इतना इम्पोर्टेंट होता है। T3 और T4 की हाफ लाइफ है, जो एक 3 दिन तक रहता है और T4 क्या है 7 दिन तक रहती है। मतलब हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो बॉडी में जो भी चीज़ सिक्रीट हो रही है, वो आपके लिवर से जाने के बाद, इंटेस्टाइन में जाने के बाद, फिर आपके जो है पैनक्रियाज़ से निकल के, इंटेस्टाइन से, किडनी से होके बाहर बॉडी के एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो वो उतने दिन तक आपके बॉडी में रहती है चीज़। इसीलिए हम जो मॉडर्न की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें डोज़ सेलेक्ट करते हैं। इवन जो भी टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन से भस्म है या फिर कोई कौन से टैबलेट का कितना हाफ लाइफ है, ये देखना इम्पोर्टेंट है और कितने दिन शरीर में रहती है वो चीज़। तो वैसे T3 T4 का भी है, इसलिए डेली-डेली इसके टैबलेट खाने इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है और डेली-डेली अच्छा न्यूट्रिएंट खाना आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। T3 T4 बनने किससे वाला है? आपके खाने से। आपके खाने में उचित तत्व नहीं मिला, आपके खाने से जो है उसको जो हार्मोन्स चाहिए बनाने के लिए आयोडीन नहीं मिला, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहाँ से हैम्पर होगी। अभी बात ये करते हैं कि यहाँ पे मैं ये सारी नाम क्यों ले रही हूँ कि ट्रायोसिन मैंने बताया था, फिर से रिमाइंड करा कि फर्स्ट हाफ में मैंने ट्रायोसिन नाम अमाइनो एसिड का नाम क्यों लिया था, फेनिलैलानाइन का नाम क्यों लिया, बीटा सिस्टेरॉल क्या होता है, सैफोनिन क्या होती है, ये सारे नाम क्यों ले रही हूँ? ये नाम इसलिए ले रही हूँ कि आयुर्वेद में एक ऐसी चीजें हैं, ये पहले से हैं, ये चीज बतानी है बस मुझे। ये नाम याद रहे इंसान को कि हाँ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अपने बॉडी में होनी चाहिए। बी12 होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए, विटामिन ई होना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी बॉडी में ऑलरेडी हैं, लेकिन इसको बनना कितना है, फॉर्मेशन डेली डेली यूज हो रहा है। हर एक प्रक्रिया के लिए हर एक आप रोज खाना खा रहे हैं, उस इसीलिए आपको डेली डेली खाना खाना है, कितना खाना चाहिए, ये सारी चीजें बताई गई है। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई कि T4 T में कैसे हेल्प करती है, ये प्लांट्स में कैसे को रिलेटेड है और आयुर्वेद में कैसे इसकी चिकित्सा की जाती है, क्यों कुछ ही प्लांट दिए जाते हैं या कुछ ही टैबलेट क्यों दी जाती है, इसके लिए सेलेक्ट क्यों की जाती है, उसका बेसिक जब हमको ये पता होगा कि हमारे आचार्यों ने तो अपने मेध्य द्रव्य बताए हुए हैं, तो वो चीज समझ में नहीं आती कि मेध्य मतलब क्या हो, इंटेलेक्ट मतलब क्या हो। हमको क्या चाहिए कि रिसर्च वर्क में क्या पाया गया है, किस प्लांट में क्या क्वालिटी थी, वो क्वालिटी आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो आपके ब्रेन के हैप्पी हॉर्मोन्स करके केमिकल्स होते हैं, ब्रेन में भी केमिकल्स होते हैं, जैसे सैपोनिन है, गाबा सेल्स है, ये सारी जो सेरोटोनिन, ये सब सीक्रेट होती रहती है ब्रेन में और ये ब्रेन की केमिकल्स है। तो ये चीज अगर आपके किसी प्लांट में मौजूद है, अगर वो हम देंगे आर्टिफिशियली, जो प्लांट है वो तो एक जीव तत्व था ना, उसके बाद से अगर वो प्लांट देंगे तो वो थायराइड ग्लैंड से लेकर आपके पाचन तंत्र से नेचुरल जो आपका थायराइड हार्मोन है वो बनाने का काम करेगा।
मतलब क्रोध, शोक, भय सब कुछ बढ़ गया। तो इस चीज़ के कितना आयुर्वेद में पहले से ये कोरिलेट अपनी टर्मिनोलॉजी में ये अच्छे से बताया हुआ है कि आपको पाचन अच्छा करना है, ग्रहणी अच्छी करनी है उस इंसान की, तब जाके है जो बाकी जो उसके सिम्पटम्स हैं, वो थायराइड के अच्छे से क्योर हो जाए। मीन्स थायराइड क्योर हो सकता है, आपकी गोली छूट सकती है और आप 3 से 6 महीने में इस चीज़ को देख भी सकते हैं। और लोगों को हम क्या करते हैं कि एक 6 महीने बाद से या फिर 1 साल बाद भी जो है अमूमन मॉडर्न डॉक्टर्स भी यही करते हैं कि वो टेस्ट करवाते रहते हैं कि आप जैसे-जैसे रहेंगे, जैसा खान-पान रहेगा, ये टेस्ट वो बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि जैसा आपका खान-पान रहेगा वैसे ही चीज़ जो है आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज़ होगी, आपकी बॉडी वैसे एब्ज़ॉर्ब करेगी और बनाती रहेगी इस चीज़ को। इसीलिए ये जो अभी हम कहते हैं कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य के ऊपर सारे वैद्य इतना क्यों पूछते रहते हैं कि आप खाना कैसे खाते हैं? आप प्रकृति अनुसार कैसा खाना खाते हैं? इसके ऊपर भी डिज़ीज़ बताई गई है कि संतर्पण आपको तर्पण चाहिए तो बताया ही मैंने कि कोई पतला-दुबला इंसान है या फिर बहुत कृश बहुत ट्रैवल कर रहा है, बहुत जगह जाता है वो या फिर बहुत हेवी एक्सरसाइज़ कर रहा है, तो उसको वहाँ पे ग्रहण की मतलब वहाँ पे अच्छे खाने की जिससे उसका पौष्टिक तत्व जो है उसको मिले वो अच्छे से बढ़ सके, भ्रूण चिकित्सा करते हैं। अपतर्पण जैसे हो गया कि मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा स्थूल है, वो काम नहीं कर रहा है, उसको वेट भी बहुत बढ़ा हुआ है, मानसिक तनाव भी नहीं है, तो उसको एक लंघन चिकित्सा देने की ज़रूरत है। मतलब वहाँ पे जो उसका फैट बढ़ा है उसको कम करने की ज़रूरत है और जो उसके हार्मोन डिस्टर्ब हुए इस वजह से, उसको भी नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो उसके भी पित्त धरा कलम, मज्जा धरा कलम देखेंगे हम और जो नॉर्मल दोनों कृश और स्थूल है, उन दोनों की चिकित्सा करने के बाद भी थायराइड की चिकित्सा यहाँ पे हो जाती है। अलग-अलग प्लांट्स का तो अभी मैं आगे चल के बताऊँगी, इनफैक्ट डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्म कैसे इसमें इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी बताने वाले हूँ। लेकिन ये इम्पोर्टेंट समझना कि आयुर्वेद के पास इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आयुर्वेद का बेसिक है कि अगर आपकी जठर अग्नि अच्छी है, अगर आपका धातु अग्नि अच्छी है, मतलब जठर अग्नि अगर आपका पाचन तंत्र अच्छा है, तो बाकी सारी चीज़ें आपको पौष्टिक तत्व मिलने वाले हैं। आहार रस से सारी चीज़ें डाइजेस्टिव चीज़ें हो जाएँगी और आहार रस की क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो विभिन्न-विभिन्न जो भी आपको सिम्पटम्स दिख रहे हैं, वो नहीं दिखेंगे बॉडी में और थायराइड का भी जो डिस्टर्बेंस है, वो भी नहीं होगा और नर्वस सिस्टम भी आपका यहीं से बना है। नर्वस सिस्टम के अलग से कोई सप्लाई हो रही है, वैसा कुछ नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व जब स्पाइनल कॉर्ड की पूरी नर्व जब आप चेक करते हैं, तो ये ब्रेन से लेकर आपके ए टू ज़ेड आपके जो है पकवाशे तक गई है। तो इसीलिए बोला हुआ है कि ये यहाँ से लेकर नीचे तक कैसे इंटरलिंक है चीज़ें। आपको भूख कब लग रही है, सिक्रेशन कब हो रहा है, बॉडी को पता नहीं चल रहा है। कभी-कभी कुछ लोगों को होता है कि अगर वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, तो उनको जो है लूज़ मोशन स्टार्ट होता है, एग्ज़ाम का सोचते हैं, तो ये चीज़ डर लग गया उनके दिमाग में, लेकिन इससे पेट हैम्पर हो गया, क्योंकि जो सेरोटोनिन, जो भी डोपामाइन जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर है, वो प्रेज़ेंट है आपके पेट में। वो उसको सिग्नल देते रहते हैं, बॉडी उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए, बॉडी उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए, ये चीज़ आपसे करवाती रहती है। ऑटोनॉमस सिस्टम हो गया आपका कि इनवॉलंटरी और वॉलंटरी जो भी फंक्शन हो रहा है आपकी बॉडी में, वो करती रहती है बॉडी और ये न्यूरोट्रांसमीटर काम करते रहते हैं। लेकिन जब इस चीज़ की कमी हो जाती है, आपका बेसिक न्यूट्रिएंट ही जो एक न्यूट्रिएंट वैल्यू होनी चाहिए खाने की, वो लैक कर रही हो, तो यहाँ से सारे ही व्याधि आमजन्य जो व्याधि हैं, आम और निराम जैसे करके बोला गया हमारे आयुर्वेद में कि आमजन्य व्याधि क्या होती है? आमजन्य व्याधि में आप बेसिक देखेंगे तो वहाँ से प्रमेह भी स्टार्ट होता है, मतलब डायबिटीज़ वहीं से होना है, स्थूलता वहीं से बढ़नी है, थायराइड वहीं से होना है, पांडु वहीं से होना है, ग्रहणी वहीं से खराब होनी है। मतलब सिर्फ़ आपके जो क्वालिटी ऑफ खाना है, एक क्वालिटी ऑफ डाइजेस्टिव फूड है, अगर वो अच्छी नहीं रहेगी तो आपकी व्याधि कैसे बनने वाली? बाहर से आगंतुक व्याधि की बात अलग होती है कि आपको कोई चीज़ इन्फेक्शन कर रही है, फिर उसके बाद से इम्यूनिटी कैसे काम करेगी, वो भी आपकी बॉडी डेवलप करती रहती है। तो अगर थायरॉइड ग्लैंड डिस्टर्ब होती है तो आपकी इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है, बट ऑब्वियसली और आपका जो एक मेटाबॉलिज्म है, जो सेल में जो आपका डब्ल्यूबीसी बोलते हैं कि डब्ल्यूबीसी फाइट करता है, उसके बाद तो जब सेल में प्रेज़ेंट न्यूट्रिशन नहीं है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी बनने के लिए तत्व नहीं है, तो फाइट कहाँ से करेंगे? तो इम्यूनिटी तो आपकी कम हो ही जानी है, वहीं पे कम होगी। तो इसलिए खाना इतना अच्छा कम और अभी जैसे बोलते रहते हैं कि हम अभी लेना क्यों चालू करें? इवन कोरोना के टाइम पे आप सब लोग इम्यूनिटी के पीछे भाग रहे हैं कि हमको क्यों जल्दी खाना चाहिए, क्योंकि ये डेली प्रोसेस है। अगर आप आज खा रहे हैं अमृता या फिर अमृता की वजह से इम्यूनिटी कितनी अच्छे से बनती है, तो वो आपको कल को जो है लिवर में जाके मेटाबोलाइज़ होके एक 7 दिन के जो भी धातु है उसको इक्विलिब्रियम काम करने का करेगा। इसलिए हम 21 दिन की मेडिसिन देते हैं फिर ताकि आपकी जब भी थायराइड का कोई पेशेंट आता है उसके लक्षण पूछने के बाद से उसको एक 21 दिन की, 1 महीने की या 2 महीने की ऐसे ट्रीटमेंट बताते हैं कि आपके जो फर्स्ट धातु से लेकर आपके ब्रेन तक जाने वाली जो चीज़ें पित्त धरा कलर को नॉर्मलाइज़ करने से लेके मज्जा धरा कलर तक जाने के लिए ये पूरा जो सर्किल मैंने बताया था कि एक रेस लग रही है 4 लोगों में, ये पूरी अगर रेस जो है, अगर सर्किल जो है डिस्टर्ब ना हो, किसी की स्पीड ना कम हो, इस वजह से ये 21 दिन की मेडिसिन जाती है और ये पूरे अपने सेल्स पे, माइनर सेल्स पे भी अच्छा काम कर जाती है। दूसरी बात आती है कि ट्रीटमेंट में इतनी चीज़ें हमारी आती हैं कि
कौन सा प्लांट हमें देना है या फिर कौन सी ट्रीटमेंट हम द्रव्य देते हैं, कौन सी औषधियाँ देते हैं जो अच्छा काम करती है। और ये क्यों अच्छा काम करती है मैंने बताया है कि जो नेचुरल घटक जो भी पंचमहाभूत वाला जैसे कॉन्सेप्ट है कि जैसा आपका शरीर बाहर है, वैसा ही शरीर आपका अंदर है। जैसे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट कमी पड़ेगी, वैसे अगर आप वो चीज़ देंगे, द्रव्य देंगे, तो वो आपको जो है, जो भी डिसबैलेंस है, वो आपको अच्छे से पचाने ही वाली है वहाँ पे चीज़। तो अभी बात कर रहे हैं कि हम कैसे चिकित्सा कैसे देते हैं, प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहती है। जैसे कि हम पुनर्नवा देते हैं, तो पुनर्नवा में क्या चीज़ आती है? तो पुनर्नवा में मैंने पहले बताया कि ये ब्रेन सेल्स को भी अच्छा काम करती है, प्लस आपको कभी-कभी क्या होता है कुछ लोगों में जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से कार्डियोमेगाली या फिर हार्ट पाल्पिटेशन ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है। तो पुनर्नवा वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करती है। तो थायराइड की तो पेशेंट आई है हमारे पास, पर सिम्पटम क्या है उसके कि हाँ, मेरी पाल्पिटेशन बहुत बढ़ गई है, मुझे ये चीज़ कम करनी है। तो बेसिक जो भी वैद्य है, जो भी चिकित्सक जो है, वो उसको समझ में आती है ये चीज़ कि इसको कौन से जो ड्रग है वो देने वाले हैं। मेरे पास पुनर्नवा है, इसमें स्वेलिंग के बारे में लिखा है, शोफ के बारे में लिखा है कि कटु कषाय है और इस तरीके से ये शोफ अन्य जो सारी चीज़ स्वेलिंग है, इवन आपका जो फैट है उसको भी डिसॉल्व करने वाली चीज़ होगी। ये पुनर्नवा की सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। तो ये संस्कृत में उसके गुण धर्म लिखे हैं, लेकिन यही चीज़ जब हम बात कर रहे हैं कि नहीं ब्रेन सेल्स में जो पाई जाती हैं, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें भी है क्या? तो वही माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हार्ट के लिए अच्छा है, आपके पेट के लिए अच्छा है, जो ब्रेन सेल्स के लिए है, वो इसमें सारे मौजूद रहते हैं। बीटा सिस्टोल रहता है, इसलिए ये चीज़ जो है अच्छे से काम कर जाती है आपके थायराइड हार्मोन पे। दूसरी चीज़ है कि मैंने अभी यहाँ पे अमृता का पहले भी वो किया था कि ये जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, उसपे कैसे अच्छे से पचाने का काम करती है और पचाने के साथ-साथ जो है आपके हॉर्म लिपिड प्रोफाइल जैसे बढ़ जाती है लोगों की। तो इसको लिपिड प्रोफाइल जो है लोग सोचते हैं कि हमको जो है कोई कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ेगी। नेचुरली जब अनडाइजेस्टेड फूड को अगर ये डाइजेस्ट करने का काम करेगा, वहाँ पे जो फैट का मेटाबॉलिज़्म अच्छा उस बेसिक जो चीज़ है, बेसिक आपके खाने को पचाने का आपका जो भी आवरण आया है, वो जो श्लेष्मा पड़ी हुई है, अगर उसको वहाँ भी ये नील डाउन करेगी या उसको बैलेंस करेगी, तो आपका जो है सारा ओवरऑल जो भी फैट बढ़ा हुआ है बॉडी में, पाचन अच्छे से होगा, आपका वज़न कम हो जाएगा और जो वज़न है वो बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और लिपिड में अच्छी चीज़ होती है कि हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी एक लिपिड आपके बॉडी के लिए ज़रूरत भी होती है और एक लिपिड जो है वो एक अमूमन नॉर्मल लेवल में रहना चाहिए। जो हार्ट का जो है सारी स्नेह चीज़ है ये। आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ रीजनरेट होने वाली है, तो वो स्नेहन से वो चीज़ होने वाली है। पर वो अगर अधिक मात्रा में कोई भी क्वांटिटी अगर वो कोई भी चीज़ है अगर वो एक क्वांटिटी से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बट ऑब्वियसली जो है वो एक्स्ट्रा काम करने लगती है और उसको बॉडी कहीं न कहीं वो अभी आप बहुत ज़्यादा खाना खाएँगे, उसका मेटाबॉलिज़्म नहीं है, तो फैट जो है हर जगह पहले तो पेट में बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी आपको, फिर वो धीरे-धीरे जो आपके एक-एक आर्टरीज़ में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर लिवर में इतनी माइन्यूट जो भी आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, उसमें भी बढ़ने स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से जो भी ब्लड पास आउट होगा, जो भी ब्लड वहाँ पे बनना होगा, फ़िल्टर होगा, उसमें कहीं न कहीं वो चीज़ अब इतनी पतली सी आर्टरीज़ हैं, अगर आप यहाँ फैट का लेयर अगर पूरी आ जाएगी, तो वो काम कैसे करेगा, सर्कुलेट कैसे करेगा? इसीलिए लोगों के जो है थायराइड के जो भी पेशेंट्स हैं, उनको जो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उनको स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी-कभी सीने में दुखने भी लगता है, तो उनको लगता है कि मुझे हार्ट डिज़ीज़ हो गई है। तो थायराइड का पेशेंट है और अगर उसको इसके रिलेटेड सिम्पटम है, तो उसको ये रूल आउट करने की ज़रूरत है कि आपका बेसिक मेटाबॉलिक आपका पाचन तंत्र अच्छा करना, उसकी वजह से आपके हृदय रोग जो है वो नहीं होंगे और कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस रहेगा। अब दूसरी चीज़ है त्रिकटु यहाँ पे मैंने रखा, त्रिकटु भी बहुत अच्छा काम करती है यहाँ पे। त्रिकटु के गुण धर्म क्या है कि ये जो है सारी ही चीज़ों को जो है फैट का मतलब जो भी है कि यहाँ पे लिखा है गुल्म, मेह, कफ, स्थौल्य, मेद है। यहाँ पे स्थौल्य एक नॉर्मल वर्ड है जो सबको पता है कि यहाँ पे स्थौल्य लिखा हुआ है, मेद वर्ड लिखा हुआ है। तो फैट को भी अच्छे से कम करती है, भूख लगने का काम होगा। भूख लगने का मतलब क्या है कि आपकी जठर-अग्नि अच्छी होगी। आप जो खाना खा रहे हो वो पचेगा और वो रादर देन फैट में वो कन्वर्ट होने में इज़िली जो है आपकी बॉडी के क्लेट जो है वो क्लेट अच्छे से बॉडी से निकल जाएगा। और यहाँ पे त्रिकटु का इसीलिए जो है दीपन पाचन बहुत अच्छा काम होता है और थायराइड के जो भी पेशेंट्स होते हैं, इवन नॉर्मल लोग भी जो हैं, वो अगर डेली त्रिकटु का सेवन करेंगे एक 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक खाली पेट, तो उनको ये वहाँ पे जो बेसिक आपका वेट गेन हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, फिर वेट गेन होता जा रहा है, वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करेगी। फिर आती है बात ब्राह्मी की, जैसे कि ब्राह्मी मेरे पास है, ब्राह्मी सबको पता है कि ये जो है बहुत अच्छा काम करती है ब्रेन सेल्स पे और इसमें सारे कंटेंट पर ब्राह्मी का जो है ये गर्भाशय पे भी उतना ही अच्छा काम करती है आपके और आपकी जो भी मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है कि ब्राह्मी के जो भी कंटेंट है, जो भी इसमें मैंने फिर से बताया इसमें भी सैपोनिन्स हैं, जो सेरोटोनिन है उसके ग्ला मैंने बात की थी कि प्लांट को क्यों चूज़ किया जा रहा है। प्लांट को मैंने ट्रायोसिन बोला था कि ट्रायोसिन होता है, अमाइनो एसिड होता है।
तो ट्रायोसिन जो है वो एक अल्कोलॉइड है, अमाइनो एसिड का एक बेसिक फॉर्म है, जिसके अल्कोलॉइड जो हम प्लांट में भी होते हैं, और 20% जो प्लांट है वो अपने में एक्यूमुलेट करते हैं, मतलब इसमें राइट नाउ इसमें जो है आपका जो ट्रायोसिन जो चाहिए वो है इसमें, इसीलिए ये चीज आपको दी जा रही है। और यही क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो आपके एक ही सिंगल ड्रग जो है आपके पाचन तंत्र को, आपके गर्भाशय को, आपके नर्वस सिस्टम को और आपके जो लिपिड बढ़ा हो सब पे अच्छा काम करे। तो ओवरऑल जो है एक सेल को जो है, एक माइन्यूट कोशिका को ऑक्सीजन देने का काम एक सिंगल इसी ड्रग से हो जा रहा है। इसीलिए आयुर्वेद के पास इसका क्योर है, जो सिम्टम्स है अगर वो कम हो गए तो बट ऑब्वियसली ये थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड का भी फंक्शन का अपने आप नॉर्मल हो जाते हैं इसको देने से। उसके बाद हमारे पास कांचनहार है, जो सबसे फेमस ड्रग है, सभी को अमूमन जितने भी आयुर्वेदिक स्टूडेंट है जिनको भी है, कांचनहार का अगर आप पत्ता ही देखेंगे तो वो जो है पिट्यूटरी ग्लैंड बटरफ्लाई शेप का रहता है। तो वही वाली बात है कि जैसे प्रकृति आपकी बाहर है वैसी अंदर है, इसीलिए इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दिखने में वैसी है, इसके जो कंटेंट है वो भी आपके लिवर, मतलब लिवर पे जो हेपाटिक सिस्टम है उस पर भी अच्छा काम करती है, वहां का स्टोर हुआ जो भी आपका फैट है उसको भी डिजोल्व करने का अच्छा काम करती है, वहां की धातु अग्नि जो है, वहां पे जो पित्त बन रहा है आपका, जो यकृत जो है वो पित्त जो है उसका स्थान है, वहां पे रक्त बनना है, उसको भी अच्छे से फिल्टर आउट करने का काम करता है, वहां के मेटाबॉलिज्म को, इवन किडनी में भी आपकी ये चीज T3 T4 सर्कुलेट हो रहे थे, तो ये नेफ्रो जो टॉक्सिक जो भी चीजें उसको निकालने का काम करती है। और अगर कांचना का गुगल दिया जाता है, गुगल क्या चीज होती है कि आपकी जो है अग्नि को बढ़ाने का काम करते हो, और माइन्यूट सेल लेवल पे भी जो भी वात दोष आपका बढ़ा हुआ है उसको भी कम करने का काम करती है। इसलिए कांचनार गूगल की टैबलेट्स भी दी जाती है, कांचनार का प्लांट भी दिया जाता है ऐसे लोगों में। फिर बात आती है आपका अश्वगंधा भी बहुत अच्छा काम करता है, शतावरी मैंने पहले क्वीन ऑफ हर्ब्स बताया था कि शतावरी भी बहुत अच्छा काम करती है, अश्वगंधा के अंदर भी सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि अपने नर्वस सिस्टम पे अच्छा काम करती है, प्लस ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे अच्छा करती है, एंटी एजिंग वाली चीजों है, कभी कभी लोगों को डिमेंशिया, पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर डिजीज सारी चीजें होती रहती हैं। तो ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो जरूरत है, जो पोषक तत्व चाहिए जिसकी वजह से सेल सारी एक एक चीज बनी हुई है वो नहीं है, इसलिए इसके रस गुण वीर्य विपाक से, इसके गुण धर्म से बात पता चली कि जो आचार्यों ने, जब इन्होंने अपनी तरीके से जो रिसर्च किया उसके जो गुण धर्म जो आपके अवयव से मिलते हुए हैं उसको देने की वजह से जो है वहां पे जितनी भी चीजें हैं आपकी धातु अग्नि से जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए वो इन प्लांट्स में ज्यादा है, आपके उस अवयव से मिलता जुलता है, तो वो प्लांट जो है ज्यादा दिया गया आपको। फिर बात आती है कि पंचकर्म कैसे करते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग जो हम अलग अलग टैबलेट्स दे सकते हैं। टोटली ये डिपेंडेंट है, पहले ही बोला था कि जैसे आपकी प्रकृति रहेगी उस हिसाब से आपके ट्रीटमेंट होगी। अगर कोई बहुत ज्यादा स्थौल्य के पेशेंट है तो उसकी प्रकृति के अनुसार उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी, या फिर कोई बहुत ज्यादा हाइपो है, हाइपर वाली वही संतर्पण और प्रतर्पण धन्यवादी होगी। भ्रूण और लंघन के तरीके से अगर इसको देखेंगे, अगर पुरुष और स्थूल व्यक्ति को देखेंगे रादर देन सिर्फ और सिर्फ ये बताएं कि इसको थायराइड हुआ है, ना कि बाकी सारी ओवरऑल उसे कैसे हैम्पर हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट, एकदम बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि अगर आप स्थूल और कृषि की चिकित्सा करते हैं तो उनकी बाकी जो भी व्याधियां हैं, जो व्याधि संकर मैंने बताया, पांडु की चिकित्सा, ग्रहणी की चिकित्सा, या फिर वहां पे आपका शोध की चिकित्सा कैसे की जा सकती है। तो ये जो चीज है, ये जब ओवरऑल हम जब केस लेते हैं पेशेंट को तो ये सारी उससे चीजें पूछते हैं, और फिर ये जो भी सारी ड्रग्स है वो जो भी द्रव्य भी मैंने दिखाया वो एक एक चीज उसको हम देते जाते हैं कि कौन सा उसको द्रव्य देना है, कौन सी चीज इसमें कम लग रही है, कौन सी चीज है जो ज्यादा लग रही है, इसके हिसाब से हम उसकी वहां पे चिकित्सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते जाते हैं। पंचकर्म में क्या चीज आती है कि पंचकर्म मतलब हो गया शोधन चिकित्सा हो गई, बस्ती देते हैं, वमन चिकित्सा बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये कफ जो है, कफ दुष्टि, यहाँ कफ का स्थान बताया गया, तो जितने भी विकार होते हैं वो आपको कफ दुष्टि की वजह से, तो वमन की वजह से वो पूरी क्लिनजिंग हो जाती है आपकी बॉडी की, और जो भी आपका एक अपचन चीज है वो निकल जाती है, जब भी कफ दोष क्लेश हो जाता है उसका बहुत ज्यादा, तो बॉडी से अगर हम बाहर निकाल देंगे उसको तो वो वहीं के वहीं पे रूल आउट है, वहीं पे खत्म हो जाती है वो चीज, और बॉडी के जो आगे जो नेक्स्ट जो चक्र में जो 7 दिन में उसका अच्छे से धातु का पोषण बनने वाला है, जो अच्छे से उसने एक ब्रेक लेके अपनी बॉडी को पंचकर्म चिकित्सा दी, जब वमन करवाया उसके बाद से आगे जो चीज बनने वाली है वो धातु शुद्ध बनेगा, और हार्मोन इम्बैलेंस जो है उसका वहां पे बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद से हम जो है शिरोधारा देते हैं, शिरोधारा पे बताया था कि पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पे शिरोधारा जो जब तेल छोड़ते हैं तो उसकी वजह से पीनियल ग्लैंड जो बायोलॉजिकल क्लॉक है अपनी उसको अच्छा काम करने का, तो उसकी वजह से सिक्रीशन आपकी बॉडी के अच्छे से होने लगते हैं।
उसके बाद से यहाँ पे रक्त मोक्षण की भी चिकित्सा की जाती है। कभी-कभी नोड्यूल हो जाते हैं, गॉइटर हो जाते हैं बहुत लोगों को, तो वहाँ पे जो है हम रक्त मोक्षण की चिकित्सा कर सकते हैं। वहाँ से भी जो भी ब्लड है, जो भी दुष्टि है वहाँ की, वहाँ रक्त दुष्टि है, उसकी चिकित्सा अगर हम वहीं पे कर देंगे, वहाँ से निकाल देंगे, तो एक नया बेसिक लॉजिक क्या है इसमें कि ब्लड फ्लो जो है आपका नया होगा। ब्रेन को जो है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन वहाँ की वेन्स पे एक्टिव करने का टाइम मिल जाता है। और जलोका उच्चारण भी अच्छे से यहाँ पे काम कर सकता है। आपका बहुत ज़्यादा गंडमाला जैसी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा नोड्यूल हो गया आपके, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। एक बार ऑपरेटिव कराने से पहले अगर आप इस चीज़ को आयुर्वेद के पास जाते हैं, तो ये चीज़ आपको आपके ओवरऑल आपके नेचुरल हार्मोन कैसे बॉडी में सिक्रीट हो, उसके लिए अच्छा काम कर देती है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे गृहिणी से तो रिलेटेड हो गई ये चीज़ चिकित्सा, मतलब प्लांट्स की दे दी हमने। टैबलेट्स भी बहुत सारी आती हैं, जैसे पुनर्नवासो दे सकते हैं पेशेंट को, दशमूलारिस दे सकते हैं। विदारी भी एक प्लांट है, बहुत अच्छा है, जो कि जिसका मूल जो है आपके ओवरऑल आपके ब्रेन सेल्स पे भी बहुत अच्छा काम करता है। आपके जो केमिकल ब्रेन सेल्स के उस पे भी अच्छा काम कर रहा है, आपके मूल पे काम करेगा, मतलब उसका भी मूल ही दिया जाता है। जो आपके न्यूरॉन्स जो डेंड्राइट्स रहते हैं, उसका मूल वो अच्छे से काम कराता है वहाँ पे। वहाँ पे वो जो लैक कर रहे थे विदारी में, वो कंटेंट प्रेज़ेंट रहते हैं, जिसकी वजह से जो है ऑलमोस्ट विदारी में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट 65% रहता है और प्रोटीन रहता है। तो आप जब विदारी को कैसे हम बताते हैं, उसका शीर्षक बताते हैं कि आप इसको दूध में जो है इसको खला के एक जो विदारी का एक 10 ग्राम का चूर्ण लीजिए, 5 ग्राम का चूर्ण लीजिए, उसको जो है एक ग्लास अगर दूध में आप उसको मिक्स करके अगर उसका एक शीर्षक बना के आप पिएँगे, तो ओवरऑल आपके बॉडी में जो भी चीज़ कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत है, मेद, धातु, स्नेहन की भी ज़रूरत है, वो भी मिल जाती है। और प्लस आपके दूध की वजह से कैल्शियम का भी जो कंटेंट है, वो भी आपकी बॉडी में आ जाता है। और दूध एक रसायन ऑलरेडी एक रिजुवेनेटिंग चीज़ है, मतलब ओवरऑल एक आहार है जिसमें सारे ही कैल्शियम, मैंगनीज़ जितनी भी चीज़ें वो भी प्रेज़ेंट रहती हैं। तो विदारी प्लस दूध का मिलाने की वजह से जो है एक अच्छी जो आपकी पोषक तत्व है, आपकी बॉडी को मिल जाता है। फिर बात करते हैं हम कि इस चीज़ को बिरारी के बाद से हम कांचन और गुगुल का भी मैंने बता दिया, अमृता का भी बता दिया। ये सारे प्लांट्स अलग-अलग हम सेलेक्ट करते जाते हैं और पेशेंट की गृहिणी के दोष को फिर पेशेंट वाइज़ है। ये चिकित्सा ऐसी नहीं है कि सिर्फ़ थायरॉइड की चिकित्सा या फिर इन्वेस्टिगेशन देखने की चिकित्सा है। जैसा पेशेंट प्रकृति लेके आएगा, जैसे वो सिम्पटम्स लेके आएगा, जैसे उसकी कंडीशन होगी, उस हिसाब से हम उसकी वैसी चिकित्सा करते जाएँगे और इसलिए जो है थायरॉइड को इतने अच्छे से हम क्योर कर पाते हैं। ठीक है। फिर मैं जो है ये आयुर्वेदिक व्यू हो गया। आपने डिटेल हेलो हाँ, हेलो। हेलो हाँ ये हाँ, आयुर्वेदिक आवाज़ आ व्यू रही है मेरी? आपने जी जी आ रही है मैम। उसके बाद हाँ, आयुर्वेदिक व्यू के उस बाद मेरी एक चीज़ यहाँ पे और बतानी ज़रूरी होगी कि आप डू एंड डोंट्स कैसी चीज़ है कि आप आहार कैसा-कैसा खाएँ और मतलब प्राणायाम और योग का कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक्यूपंक्चर कैसे मतलब एक्यूप्रेशर कैसे देना चाहिए, आपके किस पार्ट में शरीर को देना चाहिए, जिससे अच्छे से और स्टिमुलस ये क्रिएट हो सके। लाइक अभी उज्जाई प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है थायरॉइड ग्लैंड के लिए। उसके बाद कपालभाति से जो है आपका बेसल जो है इंटेस्टाइनिक जो है वो मेटाबॉलिज़्म वो अच्छा हो जाता है। उसके बाद आप सर्वांग आसन भी है, बहुत अच्छा काम करता है इसमें थायरॉइड ग्लैंड के लिए। ये ब्रेन के लिए सर्वांग का मतलब पूरे शरीर पे काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम सर्वांग आसन हो गया। इस सर्वांग आसन भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर आपको बताया जैसे कि अभी मैंने भुजंग आसन बताया, वो भी थायरॉइड ग्लैंड पे बहुत अच्छा काम करता है आपका। तो ये प्राणायाम के हैं, कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, अगर आप बेसिक पे ही हैं, अभी आपका बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे अगर प्राणायाम ऐड करेंगे, आप कोई ना कोई त्रिकटु, विदारी ये सब चीज़ें, अमृता ये सब चीज़ें लेंगे, तो आपका वहीं पे जो है बढ़ी हुई चीज़ जो है बॉडी में एब्ज़ॉर्प्शन जो आमता है वो खत्म होगी और आपका जो व्याधि है वो वहीं पे खत्म होने के लक्षण खत्म होंगे और आपके पुनर्नवा लेंगे या पुनर्नवासा लेंगे तो स्वेलिंग कम हो जाएगी। तो थायरॉइड हार्मोन का लेवल भी कम हो जाएगा प्लस उससे जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, जो भी सिम्पटम्स दिख रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं वो भी कम हो जाएगा यहाँ पे। फिर बात करते हैं कि पंचकर्म में हम बस्ती भी देते हैं, जो जैसे ही हम बोल रहे थे कि इंटरनली अगर हम बिदारी की बस्ती दे रहे हैं, जैसे दूध की बस्ती अगर दे दें हम अगर इंटरनली वो पीने के लिए दे रहे हैं, अगर वही आपके वहाँ पे बस्ती के थ्रू दे देंगे तो बॉडी में और जल्दी इफ़ेक्ट दिखाएगी। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकनेस में है, बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो बस्ती के थ्रू हम इंटरनली उसको दे देंगे तो वो भी चीज़ उसको बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और बॉडी में ईज़िली वो बनना चालू हो जाती है और बैलेंस हो जाता है बॉडी का। फिर आती है बात रक्त मोक्षण की भी मैंने बात कर दी कि जलोकाचरण से कैसे गॉइटर की डिज़ीज़ होती है, उसमें हम वो करते हैं। उसके बाद हो गया कि आप खान-पान कैसे करें। कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से थायरॉइड का जो ग्लैंड का जो है वो हार्मोन जो है बन नहीं पाता, मतलब आयोडीन अच्छे से बन नहीं पाता है। जैसे पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, अभी इंट्रोड्यूस हुई इस वजह से ये सारी व्याधि हो गई आपको।
अच्छे से आप खाना ना पका रहे हैं, आयोडीन का मैंने बेसिक बताया था कि आयोडीन जब नमक डालते हैं आप तो पहले ही खाने में डाल देते हैं और वो सब्जी बहुत देर तक बनती रहती है, आधे 1 घंटे तक, तो आयोडीन उसके जो है वो उड़ जाता है उसमें से, और उसके बाद से उसमें कोई क्वालिटी नहीं रहती है आयोडीन की। तो ये एक चीज नहीं करनी चाहिए लोगों को। दूसरी चीज है कि आपको डेली जब भी किसी लेडी को बहुत ज्यादा भूख लगती है तो उसको व्यवसादी सत्तू का भी प्रयोग करना चाहिए। व्यवसादी सत्तू में त्रिकटु है, त्रिफला है, जो नेचुरल कंटेंट है, विटामिन सी भी मिल जाएगा। त्रिकटु की वजह से आपको जो हंगर एक फूड लगता रहता है, क्रेविंग होती रहती है लोगों में, वो भी चीज रहती है, आपको पौष्टिक तत्व भी मिल जाएगा, प्लस आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा और आपका वेट गेन भी नहीं होगा। और ये जो त्रिफला है, विटामिन सी ऑलरेडी नेचुरल कंटेंट में है, इसमें अमलकी है, इसमें बेहड़ा है, ये भी अच्छे से काम कर पाएगी। उसके बाद से हम बताएंगे कि पंचकर्म की ट्रीटमेंट हो गई, आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट के बाद से मानसिक लेवल पे आपको कैसे काम करना है, तो ब्राह्मणी, उद्गीत, उज्जाई, प्राणायाम भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ओके। और बात एक्चुअली मैम लाइट चली गई, सॉरी। ओके। लाइट लाइट चली गई है मैम, सॉरी। आप कंटिन्यू ओके करिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। पंचकर आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। इवन अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए कि आपको पर्टिकुलर कौन सी डिजीज हुई है या फिर आपको थायराइड का लेवल कितना बढ़ा हुआ है, तो हमारे पेज पे सब कुछ लिंक है। मैंने सारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में, इवन आर्य विश्व की पेज पे आप जब जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि कैसे आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं, थायराइड की चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। अगर मैम कोई क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन हाँ हाँ, ले मैं देखती सकते हूँ। हैं। अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।